Hello everyone, welcome to my YouTube channel AB Verse. Part 5 of Secret Billionaire Revenge Chapter 36 काल की धमकी। राणा टेक्सटाइल्स में आग लगने की बात पूरे इंदौर में फैल गई थी, साथ ही फिलहाल की हालत भी पूरे इंदौर को पता चल चुकी थी। दूसरी तरफ राठौड़ भवन में विराज और मीरा की सभी रस्में हो गई थी। एक तरफ राणा मैंशन में परेशानी का माहौल था, वहीं राठौड़ भवन में खुशी का माहौल था। रात 9 बजे अभय अभी अपने रूम में था, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने कॉलर नाम देखा तो कुणाल फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। बोला, इतनी रात को कॉल क्यों किया? अभय ने कहा, बस ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए किया है। क्या मैं कर नहीं सकता क्या? कुणाल ने कहा, कर सकता है, पर इतनी रात को कभी भी बिना काम के तू कॉल नहीं करता है। बता क्या बात करनी है? अभय ने कहा। उसकी बात सुन कुणाल को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुमसे कुछ नहीं छुप सकता, कुणाल न कहा तो अभय मुस्कुरा दिया। चल अब वो छोड़, काम क्या है बता? अभय ने सपाट लहजे में पूछा। मुझे तुमसे कल के बारे में बात करनी है। कल आ रहा है या नहीं? कुणाल ने पूछा। तुम्हें पता है मेरा जवाब क्या होगा? अभय ने कहा। उसकी बात सुन कुणाल निराश हो गया। उसे पहले से उसका जवाब पता था, पर उसने एक कोशिश करने की सोची थी। कल उसके लाइफ का इतना बड़ा दिन है, अगर तू आएगा तो उसे अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना प्यार करता है, एक बार उसके लिए आजा। कुणाल ने अभय को समझते हुए कहा, पर अभय शांत था, उसके ऊपर जैसे इसका कोई असर नहीं हुआ हो। चल बाय, अभय ने कहा और कॉल कट कर दिया। सॉरी भाई, मैं तुम लोगों से जितना दूर रहूंगा उतना ही अच्छा होगा तुम लोगों के लिए, अभय ने खुद से कहा और फोन टेबल पर रखकर सो गया। राणा मैंशन पूरी फैमिली अभी हॉल में बैठे थे। सभी परेशान थे और वही टीना के चेहरे पर एक चालक मुस्कान थी। वही प्रकाश गुस्से में था। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, अब कैसे सोल्व करोगी इस प्रॉब्लम को? बोलो, प्रकाश काव्या पर चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाना बंद कीजिए, आपको कोई हक नहीं है मुझ पे चिल्लाने का, समझे? काव्या ने प्रकाश को उसी के अंदाज में जवाब दिया। उसकी बात सुन प्रकाश का गुस्सा बढ़ गया। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, अपने बाप से कैसे बात करनी है पता नहीं है तुम्हें तो? उसने इतना कहा था। उसकी बात को बीच में कटते हुए काव्या चिल्ला कर बोली, बाप? आप अपने आप को मेरा बाप कहने का हक उसी दिन खो चुके हैं जब आपने मेरी माँ को धोखा देके इस औरत से शादी की थी, समझे? काव्या ने सरिता की ओर उंगली दिखा के कहा। उसकी बात सुन प्रकाश और सरिता का चेहरा देखने लायक था। तुम? प्रकाश ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा था। तभी उनके कानों में एक रोबोदर आवाज पड़ी, चुप हो जाओ दोनों, जयसिंह ने कहा। उसकी बात सुन दोनों चुप हो गए। काव्या, तुमने कोई हल निकला है इस प्रॉब्लम का? अनिरुद्ध ने कहा। उसकी बात सुन काव्या उसकी ओर देखकर बोली, पापा मैंने रास्ता खोज लिया है, एक सप्लायर से बात करनी है, वो हमें मटेरियल दे सकते हैं कल, उनके साथ कल मीटिंग है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व समझे ना? अनिरुद्ध ने काव्या से पूछा तो काव्या ने पूरे कॉन्फिडेंट होकर कहा, जी पापा, ये मैं देख लूंगी। उसकी बात सुन सभी को राहत मिली। वही टीना और उसकी माँ के चेहरे पर जो कुछ पहले खुशी थी वो अचानक गायब हो गई। तभी टीना अचानक बीच में बोल पड़ी, अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या करोगी? उसकी बात सुन काव्या ने कहा, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। काव्या की बात सुन टीना को उसे मरने का मन किया। उसके सामने टीना की कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन टीना कुछ नहीं कर सकते थी, इसलिए उसने अपने गुस्से का घुट पी लिया। ठीक है, तो सभी अब जा सकते हैं, जयसिंह ने कहा तो सभी वहां से चले गए। अभय का घर। अभय अपने रूम में बैठ के लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो बहुत शांत और सीरियस होकर काम कर रहा था। इस समय वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसने अभी ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोवर पहन रखा था। अभय ने घड़ी देखी, अभी 1 बज रहे थे, तो अभय फिर अपने कामों में लग गया। कुछ देर काम करने के बाद उसने लैपटॉप बंद कर टेबल पर रख दिया और मोबाइल लेकर बेड पर बैठ गया। उसने मोबाइल ऑन किया तो 1:30 टाइम हो रहा था। अभय ने फिर किसी को कॉल कर दिया। हेलो सर, सामने वाले ने कॉल पिक कर कहा। उसके जवाब में अभय ने सिर्फ हु कहा। मैंने जो काम दिया था हो गया है, अभय ने पूछा। उसकी बात सुन सामने वाले ने कहा, मैंने उन्हें आपकी लोकेशन के बारे में जानकारी दी है, आगे क्या करना है? ठीक है, तुम वहां रहकर उस पे नज़र रखो, बाकी मैं देख लूंगा। इतना बोल अभय ने कॉल कट कर दिया।
फिर बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगा। अब मजा आएगा, खेल में सारे खिलाड़ी आ गए हैं, अभय ने खुद से कहा और फिर अपने बेड पर लेट गया। कुछ देर में उसको नींद आ गई और वो सो गया। मुंबई वायु संगठन का हेडक्वार्टर एक 10 मंजिला बिल्डिंग के एक कमरे के अंदर एक राउंड टेबल के चारों तरफ 10 लोग बैठे थे। ये काल कौन है और सभी उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? एक व्यक्ति ने पूछा तो बाकी सभी उसे देखने लगे, ऐसे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हो। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोल पड़ा, काल वो इंसान है जो लाशों का ढेर लगाने के लिए एक पल भी नहीं सोचता उसका, अगर उसको ओफेन किया मतलब मौत की आंधी ला सकता है। क्या वो इतना खतरनाक है तो उसे सभी खोज क्यों रहे हैं? उसने फिर पूछा। उसकी बात सुन उसी व्यक्ति ने कहा, क्योंकि सभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने साथ मिलाना चाहते हैं। ऐसी क्या खासियत है उसमें कि सभी उसे अपने में मिलना चाहते हैं? उसने पूछा तो सभी उसे देख रहे थे। तभी दूसरे ने कहा, उसके बारे में जानने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना होगा। उसकी बात सुन सभी के चेहरे के भाव ही बदल गए, सभी के चेहरे पर डर ने ले लिया था। आखिर ऐसा किया हुआ था 6 साल पहले जो सभी उससे इतना डरते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा तो दूसरे ने कहा, तो सुनिए। इतना बोल उसने बोलना शुरू किया। 6 साल पहले दिल्ली काली घनी अंधेरी रात में एक 30 मंजिला बिल्डिंग के छत पर एक 17 साल का लड़का हाथ में तलवार लिए बैठा था। उसके तलवार से खून की बूंदें टपक रही थी। उसकी आंखों खून की तरह लाल, उसका चेहरा ढका हुआ, सिर्फ उसकी 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थी। उसने काले कपड़े पहने थे, उसके हाथ खून से लाल थे। उसके सामने छत पर 20 से ज्यादा लोगों के लाशें पड़ी थी। उसके बीच वो लड़का किसी राजा की तरह बैठा था। उसे इस समय कोई देख ले तो डर से खुद की जान ले ले। तभी वहां काले कपड़े और मास्क लगाए लगभग 40 आदमी आए। उन सभी की सीने पर एक बेच था जिसमें शक्ति संगठन का नाम लिखा था। उन 40 के बीच से निकलकर एक व्यक्ति सामने आया। ये जो कोई भी हो, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम जैसे का आना मना है। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ, उस व्यक्ति ने लड़के से कहा। उसकी बात सुन लड़के ने नजर उठाकर उसे देखा। जैसे ही उसने देखा उस व्यक्ति को अपने ऊपर एक अलग ही दबाव महसूस हुआ। उसके शरीर में एक कपकपी सी होने लगी, उसके पैर कँपने लगे, उसके पसीने छूट रहे थे। काल, लड़के ने कहा। क्या? व्यक्ति ने कहा। उसे उसकी बात समझ नहीं आई थी। काल नाम है मेरा, समझे, और रही बात जाने की, किसी की औकात नहीं मुझे यहाँ से मेरे मर्जी के बिना निकाल सके, समझे, अपनी औकात में रहो, काल ने उसे कहा। उसकी बात सुन उस व्यक्ति को डर भी लगा और काल पर गुस्सा भी आया। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे औकात में रहने को कहा? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं शक्ति संगठन का 3 यंग मास्टर हूँ, समझे। मैं चाहूँ हूँ तो तुझे एक पल में मार के दफना सकता हूँ। उसने इतना कहा तभी सभी को 3rd यंग मास्टर की चीख सुनाई दी और अगले ही पर सबने देखा यंग मास्टर का सिर उसके धड़ से अलग हो गया है। सभी ये देख हैरान थे, किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पलक झपकने से पहले उनके यंग मास्टर की ये हालत हो गई। ले जाओ इसे और अपने मास्टर से कहा देना मेरे सामने न उनकी कोई औकात है न उनके इस संगठन की। मैं चाहूँ तो एक पल में सबको खत्म कर सकता हूँ। अगर आजमाना चाहते हैं तो अगले 2 घंटे में मुझे यहाँ आके मिले। और एक बात, अकेले मत आने को बोलना, दम है तो 5 को भेजना। काल इतना बोल मुड़ गया। तभी एक ने कहा, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारे मास्टर से लड़ सको? इतना बोल वो हमले के लिए आगे बढ़ गया। उसके पीछे 20 लोग और भी काल पर हमले के लिए बढ़ गए। पर ये क्या, अगले ही सेकंड वो सभी जमीन पर गिरे, दर्द से कराह रहे थे और काल अब भी खड़ा हुआ था। किसी ने कुछ भी नहीं देख, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कोई इतना तेज भी हो सकता है। इन्हें ले जाओ और मेरी बात उन सब तक पहुंच जाना चाहिए, काल ने कहा और बैठ गया। उसे देख सभी डर गए और तुरंत ही सभी आदमियों को लेकर चले गए। काल फिर भी वही बैठा था। उसी बिल्डिंग के 9 फ्लोर पर सभी संगठन के प्रमुख लोग मीटिंग कर रहे थे। तो एस मास्टर, आपका क्या कहना है, हमें एक दूसरे के कामों में दखल देना चाहिए या नहीं? एस मास्टर का मतलब शक्ति संगठन के मास्टर के निक नेम है। कुछ देर सोचने के बाद एस मास्टर बोले, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ही घाटा होगा। उसकी बात सभी को सही लगी, सभी ने उसकी बातों को मंजूरी दे दिया और सभी ने फैसला
ठीक है, हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और अपने कामों से काम रखेंगे। तभी उनके कमरे का डोर नॉक हुआ। सभी हैरान थे क्योंकि उन्होंने किसी को भी यहाँ पर न आने का ऑर्डर दिया था। सभी एक दूसरे को देखने लगे। कमिंग यस मास्टर ने कहा तो देखा सामने एक शक्ति संगठन का आदमी था। क्या हुआ? वायु संगठन के मास्टर ने कहा। उसकी बात सुन वो आदमी जो आया था, उसने शक्ति संगठन के मास्टर की ओर देखा। उसके मास्टर उसे देख समझ गए थे वो घबरा रहा है। बोलो क्या? शक्ति संगठन के मास्टर ने कहा। उसकी बात सुन वो व्यक्ति ने थोड़ी राहत ली और उसने काल और उसने जो कहा सब बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बात रहा था सभी जो वहां बैठे थे उनके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। सभी ने पूरी बात सुन, सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। किसकी इतनी हिम्मत जिसने हम सबको चैलेंज कर रहा है? लगता है उसका मन भर चुका है अपने। अग्नि संगठन के लीडर ने चिल्लाकर कहा। उसके आवाज से जो व्यक्ति खबर देने आया था वो भी डर गया। ये महसूस कर शक्ति संगठन के लीडर ने कहा, तुम्हारा काम हो गया, तो ये से जाओ, बाकी हम देख लेंगे। वो वहां से चला गया। आखिर कौन है काल जिसे सब खोज रहे हैं? काव्या क्या अभय को मना पाएगा? क्या अभय काव्या की मदद के लिए मान जाएगा? चैप्टर 37 काल की फाइट। एक व्यक्ति ने काल के साथ हुए सभी बात मास्टर को बताई और जो काल ने उससे कहने को कहा था वो भी बता दिया, जिससे सभी मास्टर को गुस्सा आ गया। लगता उसमें हिम्मत और ताकत बहुत ज्यादा है, मिलना पड़ेगा उससे। शिव संगठन के मास्टर ने गंभीर होकर शांति से कहा। उसकी बात सुन सभी को उसकी बातें समझ आ गई थी। तुम सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलो, बाकी हम पांचों देख लेंगे, शक्ति संगठन के मास्टर ने कहा। उनके कहते ही वो व्यक्ति चला गया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कोई इंटरनेशनल माफिया हो सकता है जो हमें मारकर संगठन को खत्म करना चाहते हैं? शिव संगठन के मास्टर ने पूछा तो सभी कुछ देर सोचने लगे। मुझे नहीं लगता ये इंटरनेशनल माफिया होगा। वो लोग संगठन पर हमला नहीं कर सकते, वो भी एक साथ हम सभी पर। वायु संगठन के मास्टर ने कहा तो सभी को उसकी बातों में पॉइंट लगा। मुझे पता है ये किसका काम है, अग्नि संगठन के मास्टर ने कहा। किसका? सभी ने पूछा तो अग्नि संगठन के मास्टर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। प्रताप फैमिली। उसकी बात सभी अचंभित हो गए। सभी को लगा उनको सुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई है। क्या तुम कह रहे हो ये प्रताप फैमिली का काम है? शिव संगठन के मास्टर ने कंफर्म करने के लिए पूछा तो क्या तुम सच बोल रहे हो? पर वो क्यों ऐसा करेगी? शक्ति संगठन के मास्टर बे पूछा। वो उसकी बात से कंफ्यूज था। उसे लग रहा था ये सही भी हो सकता है और नहीं भी। तभी सबकी बातों को सुन अग्नि संगठन के मास्टर बोले, क्योंकि रुद्र प्रताप ही ऐसा व्यक्ति है जो हमसे अलग है। उसकी फैमिली ही संगठन में नहीं जुड़ी है और वही एक फैमिली है जो हमें मिटाना चाहेगी। वो इकलौती फैमिली जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। वही एक फैमिली है जो हमेशा से हमसे दुश्मनी रखे हुए है। उसकी बातें सुन सभी को सही लगा, क्योंकि प्रताप फैमिली और संगठन की कभी नहीं बनी है। संगठन कई गलत काम करने वालों का भी साथ देता था और ये बात प्रताप फैमिली को कभी पसंद नहीं आई थी। प्रताप फैमिली हमेशा से उनका विरोध करती थी और उनके साथ कभी नहीं मिली और संगठन भी उसे काबू नहीं कर सकी, क्योंकि प्रताप फैमिली की ताकत बहुत ज़्यादा थी और वो कई विद्यापीठ को पनाह देती है, जिस कारण संगठन उससे दूर रहती थी। प्रताप फैमिली ने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई और न ही उसका गलत इस्तेमाल किया था। उनके पास मार्शल आर्ट की प्राचीन कलाएं थी। पर प्रताप फैमिली पर तो हमारे लोगों की नज़रें हैं न, और उसमें कोई भी मार्शल आर्ट नहीं जानता, वायु संगठन के मास्टर ने कहा। पर उसने किसी से करवाया हो तो? वरुण संगठन के मास्टर ने कहा। वायु संगठन के मास्टर की बातें सबको सही लग रही थी। हो सकता है, अग्नि संगठन के मास्टर ने कहा। पर तभी शिव संगठन के मास्टर ने उसकी बात को पूरी तरह से नकार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अभी इतना शक्तिशाली नहीं है उनके विद्यापीठ में, मैंने खुद पता किया है। उन सभी के मास्टर भी अभी सिर्फ लेवल 3 के योद्धा है और थर्ड यंग मास्टर लेवल 4 के आखिरी चरण में था। इसलिए मुझे लगता है ये कोई नया है, शिव संगठन के मास्टर ने कहा। तो सभी ने सोचा और कुछ देर सोचने लगे। अभय प्रताप पर नजर कौन रख रहा है? शिव संगठन के मास्टर ने तुरंत कहा। उसके चेहरे पर वो चारों घबराहट साफ देख रहे थे। उसमें से शक्ति संगठन के मास्टर ने तुरंत कहा, मेरे आदमी रख रहे हैं।
तुरंत उसके बारे में पता करो, मुझे जानना है। शिव संगठन के मास्टर के चेहरे पर डर और घबराहट थी। पर वो अभी एक बच्चा है, सिर्फ 16 साल का होगा, वो क्या कर सकता है? अग्नि संगठन के मास्टर ने कहा। वो रिलैक्स था। तभी शक्ति संगठन के मास्टर ने किसी को कॉल किया। कॉल पिक कर सामने वाले ने कहा, मास्टर को प्रणाम। उसकी बात का जवाब मास्टर ने सिर्फ हूँ में दिया। मास्टर, आपने मुझे क्यों याद किया? आदेश कीजिए, क्या काम था? सामने वाले ने कहा। उसकी बातों से उसके मास्टर के प्रति आदर सम्मान का पता चल रहा था कि उसके दिल में उसके मास्टर के लिए कितनी इज्जत है, इसका पता उसकी बातों से लगा सकते हैं। वो कहाँ है अभी? मास्टर ने कहा। उसकी बात सुन सामने वाले ने कहा, वो मेरे सामने ही घर के अंदर गया है और बाहर नहीं निकला है। स्कूल से आने के बाद आप क्यों पूछ रहे हैं मास्टर? उसने सवाल किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम अपना काम जारी रखो। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। वो अभी भी वही है बी। शक्ति संगठन के मास्टर ने कहा। उसकी बात सुन शिव संगठन के मास्टर ने राहत के सांस ली। तो क्या इस व्यक्ति से मिले? शक्ति संगठन के मास्टर ने कहा। तो सभी ने हाँ में इशारा किया और सभी अपनी जगह से उठकर निकल गए। काल से मिलने पूरा बिल्डिंग खाली हो गई थी। इधर काल छत पर बैठ के मोबाइल चला रहा था। तभी वो व्यक्ति आया जिसने मास्टर को काल के बारे में बताया। सारे मास्टर आ रहे हैं। उसकी बात सुन काल का ध्यान मोबाइल से बाहर आया। तो सारे आ रहे हैं, मजा आएगा, काल ने कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और मुस्कान भी, लेकिन चेहरा ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखों में उसकी खुशी दिखाई दे रहा था। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इतना बोल वो आदमी चला गया। वही काल ने मन में सोचा, गलती मैंने नहीं, उन पांचों ने की है। बहुत घमंड है न उन्हें अपनी ताकत पर, आज सब उतार दूंगा। काल ये सब सोच रहा था, तभी उसे वहां बहुत ही ज्यादा और भयानक ऑरा महसूस हुआ। उसने सामने देखा तो सामने वो पांचों खड़े थे। अभय ने पांचों को देखा। पांचों लगभग एक ही उम्र के थे, 60 से 70 के बीच उनकी उम्र होगी। एल पर उनका ऑरा बहुत खतरनाक था। लेवल 5 के साथ 3 और 2 लेवल 6 में है और सभी अपने लेवल के 5 चरण में है। काल ने मन में सोचा और खुद से कहा, उसे उन सबको देख पता चल गया था। मार्शल आर्ट्स के हर लेवल को 10 चरण में बांट गया है। वही काल को देख सभी हैरान थे, क्योंकि उसके आसपास से कोई ऑरा नहीं था, वो शून्य था। उन्हें काफी आश्चर्य हो रहा था। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उस व्यक्ति ने जिसकी बात की वो इंसान ये है जो उनके सामने है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। वो काल को देख समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस इंसान ने यंग मास्टर को मारा है। ये बात उन सभी को हजम नहीं हो रही। क्या तुम हो जिसने हमें यहाँ बुलाया है? अग्नि संगठन के मास्टर ने पूछा। उसने ये बात अपने दंत पिसते हुए और कड़क आवाज में कही थी, पर काल तो वहाँ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। काल का एटीट्यूड देख सभी हैरान थे और गुस्सा भी थे। उसकी ये बात किसी को भी अच्छा नहीं लगा और फिर भी उस मास्टर ने अपने गुस्से का घूंट पी कर फिर पूछा, अबे तुझसे पूछ रहा हूँ अंधे कहीं का? अग्नि संगठन के मास्टर ने चिल्ला कर कहा। उसकी आवाज से काल का ध्यान उसके ऊपर आया। क्या हुआ बे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो बे? जरा धीरे, मैं ही हूँ वो आदमी, काल ने कहा। उसने ये बात ऐसे कही जैसे ये कोई मायने ही न रखता हो कि सामने कौन है। वही उसका ये अंदाज देख सभी और हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी आज तक उनसे ऐसे बात नहीं की थी। ये बच्चे, तमीज से पेश आओ, तुम जानते नहीं हो हम कौन है? वरुण संगठन के मास्टर ने कहा। पर काल पर कोई असर नहीं हुआ। कोई भी हो मुझे क्या, अगर मेरा दिमाग सनक गया न सभी को यही गाड़ दूंगा, काल ने सभी को धमकी देते हुए कहा। उसकी धमकी से सभी का गुस्सा बढ़ गया। तभी अग्नि संगठन के मास्टर ने तलवार निकला और हमला बोल दिया। एक पल में वो काल के सामने पहुंच गया। उसने जब उस पे तलवार चलाई तो सभी को लगा आज वो गया, पर अगले ही पल वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। काल ने अग्नि संगठन के मास्टर का वार रोक दिया और उसे पीछे धक्का दे दिया और मास्टर 2 कदम पीछे हट गया। फिर क्या था, सभी टूट पड़े। वहां का माहौल देखने लायक था। सभी की गति इतनी थी कि कोई आम आदमी नहीं देख सकता था। वहां सिर्फ तलवार के टकराने की आवाज आ रही थी। पांचों के विरोध में अकेला कर रहा था, फिर भी वो उन पांचों को टक्कर दे रहा था। ऐसे ही काफी देर तक युद्ध चलता रहा, पर आखिर में जब सभी रुके तो सभी शरीर में चोट और उसमें से खून निकाल रहा था। वही काल के चेहरे पर संतुष्टि और मुस्कान थी।
वो उसके आंखों में पता चल रहा था। तभी काल ने उन पांचों को देखा। उसने कहा, लड़ने में बहुत मजा आया पर अब चलना होगा। उसकी बात सुन सभी ने उसे देखा और कुछ समझ पाते उससे पहले ही काल उस छत से नीचे कूद गया, जिसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इसमें काल को भी बहुत चोट आया था। उसके कूदने के बाद जब सभी ने छत से नीचे देखा तो वहां लाश का या उसके मरने का कोई सबूत नहीं था, जिससे सभी कोई उसकी ताकत का अंदाजा हो गया और सभी उसे अपने पास रखना चाहते थे। वर्तमान अब पता चला तुम्हें कि क्यों सभी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो इंसान पांचों को एक साथ हैंडल कर सकता है, वो भी 6 साल पहले, तो सोचो अब वो कितना शक्तिशाली होगा। वो जिसके टीम में होगा उस संगठन को हराना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए सब उसे खोज रहे हैं। उस आदमी ने उस नए को समझाया। मैं समझ गया, उस व्यक्ति ने कहा, और सभी अब अपने अपने काम में लग गए। अगली सुबह इंदौर। आज इंदौर में अलग ही दिन था। जहां एक तरफ मीरा और विराज की शादी थी, वही काव्या के लिए एक चुनौती थी कि उसे अपने विरोधी बिजनेसमैन से मदद मांगनी थी। इंदौर एयरपोर्ट एक प्लेन लैंड होती है, उसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है और प्लेन से नीचे आके सीधे चलता जाता और जाके एक दूसरे आदमी के पास रुक जाता है। उस दूसरे आदमी ने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। वो एक बॉडीगार्ड था। उम्र 30 के करीब, हल्का गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, भूरी आंखें, हाइट 6 फीट 3 इंच था। उसने प्लेन से उतरे आदमी से कहा, मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन दूसरे ने कहा, डैड से बोल देना हम बाद में आएंगे रात के डिनर में। अभी हम इंदौर घूमना चाहते हैं तो तुम अभी के अभी गाड़ी रेडी करो, हम इंदौर घूमने जा रहे हैं। उसकी बात सुन उस बॉडीगार्ड ने एक कॉल किया। कॉल पिक होते ही उसने कहा, सभी अंदर आ जाओ। उसने इतना बोल फोन रख दिया और 1 मिनट बाद वहां लगभग 10 ब्लैक रेंज रोवर वहां खड़े थी और फिर एक रोल्स रॉयल आ गई और वहां सभी गाड़ियों से लगभग 40 गार्ड उतरे। सभी ने ब्लैक ड्रेस और ब्लैक गॉगल पहन रखी थी, कानों में ब्लूटूथ था और हाथों में AK-47 था। एक गार्ड ने रोल्स रॉयल का गेट ओपन किया तो वो लड़का जाकर उसमें बैठ गया। कार वहां से निकाल गई और बाकी सभी गाड़ी भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। आखिर कौन था वो आदमी? काल क्या संगठन को मिलेगा? काव्या क्या अभय से डील कर पाएगा? चैप्टर 38। अभय काव्या की मीटिंग। आज इंदौर की हवा में बदलाव हो रहा था, क्योंकि आज एक तरफ जहां विराज और मीरा एक नए रिश्ते में बांधने जा रहे थे, वही काव्या और अभय दोबारा मिलने वाले थे। साथ ही इंदौर में एक नए इंसान के कदम पड़े थे। आगे देखना है क्या तूफान आने वाले हैं इंदौर में, चलिए जानते हैं। इंदौर की सड़कों पर एक रोल्स रॉयल और उसके पीछे 10 ब्लैक रेंज रोवर दौड़ रही थी। सभी उस दृश्य को देख उन गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की और न ही बीच में आने की। तभी वो काफिला एक बड़े से विला के पास रुक गया। उस काफिले को देख वहां के सभी गार्ड भी हैरान थे, बस उस काफिले को देख रहे थे। तभी सभी गार्ड कार से उतर गए और एक ने रोल्स रॉयल का गेट खोला तो उसमें से वो दोनों बाहर निकले। छोटे मास्टर, क्या आप अकेले जाने वाले हैं या मैं भी चालूं? बॉडीगार्ड का ड्रेस पहने व्यक्ति ने पूछा। प्रवीण, तुम यहाँ से जाओ, मैं आज अपने ससुराल में ही रुकने वाला हूँ, छोटे मास्टर ने कहा और ध्यान से उस विला को देखने लगा। ठीक है छोटे मास्टर, प्रवीण ने सिर झुकाकर कहा और सभी बॉडीगार्ड को वहां से चलने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही सभी वहां से चले गए और 2 मिनट में वो जगह खाली हो गई। वो व्यक्ति वहां खड़ा था, सभी गार्ड सिर झुका के खड़े थे। राणा पैलेस में आ गया, उस व्यक्ति ने बोर्ड को पढ़कर कहा जहां राणा पैलेस लिखा हुआ था। जी हाँ, ये था राणा पैलेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर राणा पैलेस इस व्यक्ति का ससुराल है तो ये है कौन और इसकी वाइफ कौन है? आपको चिंता मत कीजिए, पता चल जाएगा। वो व्यक्ति अंदर चला गया। वो जैसे जैसे गार्डन एरिया को पार कर उस पैलेस की ओर जा रहा था, वैसे वैसे सभी गार्ड और सर्वेंट जो उसे देख रहे थे सिर झुककर उसे ग्रीट कर रहे थे। पैलेस के हॉल में राणा फैमिली के सभी मेंबर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी पैलेस का गेट खुलता है और उस व्यक्ति का आगमन होता है। जैसे ही सभी उसे देखते हैं, सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और सिर झुका लेते हैं। छोटे मास्टर का स्वागत है राणा पैलेस में, जय सिंह ने सिर झुका के कहा। अरे ऐसे सिर झुका के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, हम कुछ दिनों में रिश्तेदार बनाने वाले हैं। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं, अंश कह सकते।
अंश ने कहा। उसकी बात सुन जयसिंह ने कहा, ये तो आपका बड़ाकपन है। उसकी बात पर अंश मुस्कुरा दिया। उसके वहां आने से सभी थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे थे, और हो भी क्यों ना, उनके सामने था भी कौन, शक्ति संगठन के मास्टर का छोटा बेटा, तो प्रेशर तो लाजमी है। अंश का पूरा नाम अंश सिंह रायजादा है। ये रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन का छोटा भाई है और शक्ति संगठन के मास्टर का छोटा पोता। उम्र 28 साल, गोरा रंग, नीले आंखें और काले सेट किए बाल, मस्कुलर, एकदम फिट एंड परफेक्ट बॉडी, सेफ 6 फीट हाइट, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह। कोई लड़की एक बार देखे तो देखती रहे, इतना हैंडसम है। तुम अचानक यहाँ कैसे आए अंश? सामने से आती हुई काव्या ने उसे देख के पूछा। उसके चेहरे से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंश का आना उसे पसंद नहीं आया है। अरे ऐसे ही आ गया। और कैसे आऊंगा, अंश ने कहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे देख काव्या को उससे घिन आ रही थी और उस पे गुस्सा भी, साथ ही उसे उससे नफरत हो रही थी। फिर वो उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगी तो अंश ने उसका रास्ता रोक दिया। ये देख काव्या का गुस्सा हाई हो गया। ये क्या बदतमीजी है, काव्या ने गुस्से से चिल्ला कर कहा। तो अंश ने बदतमीजी करते हुए बेशर्मी से कहा, क्या बदतमीजी है मेरी जान, तुम मेरी मंगेतर हो और हमारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, जिस दिन होगा देखा जाएगा, काव्या ने कहा और उसका हाथ झटका कर वहां से चली गई। है ये अदा, इसी पर तो दिल कुर्बन है मेरी जान, अंश ने जाती हुई काव्या को देखकर कहता है। वही अंश की हरकतें देख विश्वजीत का खून खौल रहा था। उसका बस चलता तो अभी वो अंश को जिंदा जमीन में गाड़ देता, पर अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रखा था। वही काव्या गुस्से से कार को बहुत ज्यादा तेज चला रही थी। उसकी आंखों में खून था। वो समझता क्या है खुद को, मेरे घर में आके मुझी से बदतमीजी कर रहा था। अगर मेरी फैमिली की बात नहीं होती तो कभी भी उससे शादी के लिए हाँ नहीं कहती, उसने गुस्से में खुद से कहा और स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। राठौर भवन। पूरे भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और सजावट कौन देख रहा था? कुणाल बत्रा, एशिया के वन ऑफ वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े कंपनी का चेयरमैन। वही उसके साथ था अशोक और मानव, जिसकी शादी की तैयारी इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। वो कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। वही घर के सभी इंतजाम को प्रतीक देख रहा था। वो सभी को तैयारी के बारे में बता रहा था। तभी उसकी नज़र किचन में चाय बना रही वैशाली पर पड़ी और वो तैयारी को छोड़ किचन की ओर चल पड़ता है। वही वैशाली किचन में चाय बना रही थी और प्रतीक वहां पहुंचकर उसे देख रहा था। क्या एक कप मुझे भी मिलेगी, प्रतीक ने कहा। तो वैशाली ने बिना पीछे मुड़े कहा, जी जरूर, बस 2 मिनट रुक जाइए। उसकी बात सुन प्रतीक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या बात है, आप खुद चाय बना रही है? ऐसा क्यों, प्रतीक ने पूछा। तो वैशाली ने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, पता है हम तीनों बहनें बचपन में खाना साथ बनाते थे और खाते भी थी साथ थे। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी जो प्रतीक महसूस कर पा रहा था। पर तभी उसके कानों में वैशाली की उदास आवाज पड़ी, पर मेरी एक गलती से आज मैं अपने दोनों बहनों से दूर हो गई हूँ, वैशाली ने कहा। ये कहते वक्त उसका गला भर आया था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ऐसे देख पता नहीं क्यों पर प्रतीक को अपने दिल में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी। तब तक चाय भी बन गई थी। वैशाली ने अपने आंसू पूछे और 2 कप में चाय निकल दिया। ये लीजिए चाय। उसने इतना बोल पीछे देखा तो वो चौंक गई क्योंकि पीछे कोई नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ, अजीब आदमी है, चाय मांगकर बिना पिए निकल गया। कोई बात नहीं, मैं ही पी लेती हूँ, उसने कहा और चाय पीने लगी। इंदौर एपी टेक्सटाइल्स बिल्डिंग एपी के गेट से एक स्पोर्ट कार आके उसके पार्किंग में रुकी। सभी उस कार को देखते ही रह गए थे। तभी कार गेट ओपन हुआ और उस कार से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। ब्लैक बिजनेस सूट, हाथ में एक फाइल और एक हाथ में वॉच थी। उसने हल्का मेकअप कर रखा था, होठों पे हल्की रेड लिपस्टिक, पैरों में ब्लैक हाई हील। उसे देख कोई भी फिदा हो जाएगा, वो बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी वो लड़की चलकर एपी टेक्सटाइल्स के ऑफिस बिल्डिंग के अंदर गई, रिसेप्शन के पास गई। वहां पर एक लड़की थी। एक्सक्यूज मी, काव्या ने उस लड़की को बोला। तो वो लड़की ने नजरें उठा के देखा तो देखती रह गई। सभी उस लड़की को देख रहे थे। सुनिए, उस लड़की ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी मैम बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
रिसेप्शनिस्ट की बात सुन उस लड़की ने कहा, जी मेरा नाम काव्या राणा है, मेरी सीईओ के साथ एक अपॉइंटमेंट है, क्या आप मुझे बता सकती है वो कहाँ मिलेंगे। काव्या की बातों से पता चल रहा था वो थोड़ी नर्वस और घबराई हुए थी। जी मैम, मैं अभी पता करती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और लैंडलाइन उठाकर किसी को बात की और सब बता दिया और कुछ देर में बात कर उसने कॉल रख दिया। फिर रिसेप्शनिस्ट ने काव्या को देख कहा, मैं सर आपका वेट 15th फ्लोर के मीटिंग रूम में कर रहे हैं। थैंक यू, काव्या ने कहा और चल दी। वो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसके और अभय की पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी भी। और आज ऋतु भी उसके साथ नहीं थी। आज उसके दीदी की शादी थी, इसलिए वो ऋतु ने छुट्टी ले रखी थी। लिफ्ट से 15th फ्लोर पहुंचकर जब काव्या ने देखा वहां एक एम्प्लॉय नहीं थी और वहां एक बड़ा मीटिंग हॉल थी, काव्या ने देखा और चल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो फ्लो था ही इतना खूबसूरत, कोई भी उसमें खुद को भूल सकता था। कुछ देर बाद वो मीटिंग रूम के गेट के बाहर खड़ी थी। उसने नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कमिंग, तो काव्या डोर खोल अंदर आ गई। अंदर आके उसने देखा अभय चेयर पर एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के बैठा था। वो किसी राजा की तरह दिख रहा था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा, उसका ऑरा ही अलग था, हाथ में घड़ी और चेहरे पर मुस्कान, पैरों में ब्लैक जूते पहन रखा था। काव्या उसमें कहीं खो गई थी। उसने कई हैंडसम लड़के देखे थे पर अभय के सामने पानी कम थे। अंश भी उसके सामने कुछ नहीं था। वही अभय भी काव्या को ही देख रहा था। उस दिन मीटिंग में अभय ने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था पर आज उसे देख खोसा गया था। कुछ देर एक दूसरे को देख रहे थे, तभी मीटिंग रूम के गेट खुलने की आवाज से दोनों होश में आए। जब दोनों ने उस ओर देखा तो एक एम्प्लॉय ट्रे में चाय लेकर खड़ा था। आई मिस काव्या, बैठ जाइए, अभय ने काव्या से कहा तो काव्या चेयर पर बैठ गई। थैंक यू मिस्टर अभय, काव्या ने कहा। दोनों के बैठने के बाद वो एम्प्लॉय ट्रे रख वहां से चला गया। प्लीज, अभय ने चाय की तरफ इशारा कर कहा तो काव्या ने मना कर दिया। थैंक्स पर मैं चाय नहीं पीती, काव्या कहती है। अभय एक कप चाय उठा लेता है और एक सिप लेते हुए बोला, तो बताइए आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। उसे सीधा पॉइंट पर आते देख काव्या ने भी सीधा पॉइंट की बात करनी ही सही समझी। देखिए, आपको तो ये बात तो पता होगी कि हमरे कंपनी में क्या हुआ है, तो इसी सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए थी। अभय चाय का सिप लेते हुए फिर बोला, कैसी मदद चाहिए आपको। अभय का सवाल सुन काव्या ने तुरंत ही कहा, देखिए हमारे सप्लायर ने हमें मटेरियल देने से इनकार कर दिया और बाकी बहुत से सप्लायर ने ऐसा ही किया है। तो काव्या ने इतना कहा ही था कि उसकी बात बीच में काट अभय बोला, तो आप चाहती है हम आपको मटेरियल सप्लाई करें। देखिए मिस काव्या, अगर आप ऐसा चाहती है तो हम ये नहीं करते हैं। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे, हम चाहते हैं आप अपने सप्लायर से हमें मटेरियल दिला दीजिए, काव्या तुरंत कहती है। उसकी बात सुन अभय सोचने लगता है। उसे सोचता देख काव्या को घबराहट हो रही थी कि अभय मना न कर दे। क्या करेगा अभय? अंश के आने से क्या होगा काव्या की जिंदगी में? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे कारण काव्या कर रही हो अंश से शादी? प्रतीक और वैशाली का क्या होगा? और क्या होगा मीरा और विराज की लाइफ में आगे? चैप्टर 39, अभय काव्या की डील। काव्या की बात सुन अभय कुछ देर सोचने लगा। उसे सोचता देख काव्या थोड़ी परेशान हो रही थी। उसे चिंता हो रही थी क्या अभय उसकी बात मनाने वाला या नहीं। कुछ देर सोने के बाद अभय ने बोला, इससे मुझे क्या मिलेगा? अभय का ये सवाल सुन काव्या थोड़ी सी हैरान थी। शर्मा अंकल ने जो उसे अभय के बारे में बताया था उस हिसाब से काव्या को नहीं लगा था कि अभय कमीशन के बारे में सोचेगा। मुझे लगा था ये एक अच्छा इंसान है पर औरों की तरह इसे भी फायदा उठाना है, कमीशन चाहिए, उसने मन में सोचा। क्या सोच रही है मिस काव्या, बोलिए मुझे क्या मिलेगा? अभय काव्या को सोचता देख कहता है, 10% कमीशन। काव्या अभय की बात का जवाब देती है। उसकी बात सुन अभय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कमीशन? हाँ, अभय ने अजीब टोन में कहा, फिर कुछ देर रोककर आगे कहा, आपको किसने बताया मुझे कमीशन चाहिए? उसकी बात सुन काव्या थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसे लगा बाकी बिजनेसमैन की तरह अभय भी पैसे का लालची है, पर अब उसकी बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो बोलिए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो दूंगी,
काव्या अभय से कहती है। उसकी बात सुन अभय के चेहरे पर एक एविल स्मेल आ जाती है। वो काव्या को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नज़रें खुद पर पके। काव्या घबरा जाती। अब उसे अभय से डर लग रहा था। तभी अभय की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पर इतना बोल वो रुक जाता है। काव्या को अभय की बात सुन राहत मिली थी, पर जब उसने अभय को रुकते देखा तो उसे फिर टेंशन होने लगी थी। पर क्या? काव्या अभय से पूछती है। पर आपको उसी दाम में मटेरियल खरीदना पड़ेगा जिसमें हम खरीद रहे हैं। अगले 5 साल के लिए वहीं से खरीदना पड़ेगा आपको। अगर मंजूर है तो कल मटेरियल आपको मिल जाएगा, अभय कहता है। उसकी बात सुन कुछ देर काव्या सोचती है, फिर आगे खुश होकर कहती है, हमें मंजूर है। ठीक है, आप जा सकती है, अभय कहता है। तो काव्या थैंक यू बोल वहां से चली जाती है। अभय उसके जाने के बाद अपने कैबिन में चला जाता है। राठौड़ भवन अब दुल्हन की तरह सज गया था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। वही विराज अपने कमरे में परेशान बैठा था। पता नहीं क्यों पर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके कमरे का डोर नॉक हुआ तो उसने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। तभी कमरे का डोर ओपन कर रामिका जी आई। विराज परेशान बेड पर बैठा था। रामिका जी उसके लिए दुल्हे की शेरवानी लाए थी। जब उन्होंने विराज को परेशान देखा तो ड्रेस को बेड पर रख विराज के बगल में बैठ गई। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अपनी माँ की बात सुन। विराज उनकी गोद में सिर रख लेट गया। फिर रामिका जी उसके बालों में हाथ फिरते हुए बोली, बोलिए क्या परेशानी है? क्या आप अपनी माँ को नहीं बताएंगे? माँ मुझे डर लग रहा है, विराज अपनी माँ से कहता है। डर? वो भी कैप्टन विराज राठौड़ को किससे लग रहा है, मुझे बताइए, रामिका अपने बेटे को बोली। अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए विराज ने कहा, अभय भैया को लेकर मुझे उनसे डर लग रहा है। विराज की बात सुन उसकी माँ हैरान हो गई, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता था विराज से अभय सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा, और विराज भी उससे उतना ही प्यार करता था। आखिर तुम्हें अपने भाई के लिए डर क्यों लग रहा है? रामिका ने विराज से सवाल किया, क्योंकि उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि माँ, मैंने उनकी आंखों में वही आग देखी जो पहले थी। मुझे डर है कहीं बदले की आग में वो पहले जैसे बन गए तो क्या होगा? विराज ने अपनी माँ से कहा। उसकी माँ उसकी बातों से उसका अभय को लेकर जो चिंता है वो साफ देख पा रही थी। उसकी बात सुन अब रामिका को भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे भी अभय के बचपन के बारे में पता था। तुम चिंता मत करो, अभय पहले जैसा कभी नहीं बनेगा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, 8 बजे का मुहूर्त है और 6 बज चुके हैं। मैं नीचे मेहमानों को देख कर आती हूँ, रामिका ने कहा और वहां से चली गई। जब वो बाहर आई तो विराज की बात याद कर उसका मन घबरा रहा था। उसे अब चिंता होने लगी थी। भले ही उसने विराज को समझा दिया था, पर वो भी जानती थी अगर अभय अपने पुराने रूप में आया तो उसके दुश्मन को मौत अच्छी लगने लगेगी। अभय के हाथ आने से भगवान अपनी कृपा मेरे बच्चों पर बनाए रखना, रामिका ने प्रार्थना की और वहां से चली गई। राठौड़ भवन में खुशियों का माहौल था तो वही उसके चारों तरफ लगभग 50 लोग काले कपड़ों में थे। उनके हाथों में AK-47 था जो पूरे महल की घेराबंदी कर रहे थे। और राठौड़ भवन से 2 बिल्डिंग दूर एक आदमी हाथों में दूरबीन लिए सभी पे नजर रख अपने कानों में लगे ब्लूटूथ से सभी लोगों को ऑर्डर दे रहा था भी। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरे घर को घेर लो, मित्तल फैमिली को छोड़ कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। सभी को मौत की नींद सुला दो, बिल्डिंग वाला आदमी घेराबंदी कर रहे आदमियों से कहता है। सभी एक साथ हाँ में जवाब देते हैं और पूरे बिल्डिंग को घेर लेते हैं। सर, हमने पूरे विला को घेर लिया है, एक व्यक्ति कहता है। वेरी गुड, मेरे ऑर्डर का वेट करो, बिल्डिंग वाला आदमी कहता है। राणा टेक्सटाइल्स। पूरे बिल्डिंग की लाइट ऑफ थी, सभी अपना अपना काम खत्म कर जा चुके थे। सिर्फ एक रूम में लाइट ऑन थी, काव्या का केबिन था। काव्या अब भी अपने केबिन में काम कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है तो वो मोबाइल में देखती है तो उसमें माँ नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल उठती और कहती है, बड़े दिनों बाद अपने बेटी की याद आई, लगता है आप भूल गई थी कि आपकी कोई बेटी भी है, काव्या ने प्यार से कहा। उसकी बात सुन सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भूल तो हमारी बेटी गई थी जो इतने दिनों बाद वापस आई, लेकिन अपनी माँ से एक बार मिलने भी नहीं आई।
उसकी बात सुन काव्या अपने सिर पर चपत लगते हुए बोली, सॉरी माँ, वो काम में थोड़ी बिजी थी इसलिए भूल गई, सॉरी। ठीक है, पर एक शर्त पर, सामने वाली ने कहा तो काव्या ने पूछा, कैसी शर्त? आज का डिनर मेरे साथ करना पड़ेगा। सामने से काव्या की मां ने कहा। उसकी बात सुन काव्या ने सोचा, पर इस वक्त उसने हिचकिचा के कहा। उसकी बात सुन उसकी मां ने कहा, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर कार में वेट कर रही हूँ। काव्या की मां काव्या से कहती है तो काव्या ठीक है बोलकर फोन रख देती है। काव्या कॉल कट करने के बाद अपना लैपटॉप बंद कर देती है और अपना सारा सामान समेट कर ठीक से सब जमा कर अपना फोन और पर्स उठा के केबिन से निकल जाती है। और फिर केबिन लॉक कर वहां से लिफ्ट में चली जाती और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है। कुछ देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाती और वो ऑफिस से बाहर आ जाती है। जब वो ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आती है तो ऑफिस मेन गेट के सामने एक ब्लैक BMW कार खड़ी देखती है। उसके बाहर एक महिला खड़ी थी। उसकी खूबसूरती से उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। महिला ने ब्लू कॉलर की साड़ी पहन रखी थी, गले में डायमंड नेकलेस, एक हाथ में वॉच और एक हाथ में ब्रेसलेट पहन रखी थी। वो काव्या की तरह ही दिखाई दे रही थी। माँ, उसे देख काव्या दौड़कर उसके गले लग जाती। उसकी माँ भी उसे बाहों में कस लेती है। उनको देख ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कभी अलग ही न हो। और कैसी है मेरी बच्ची? काव्या की माँ उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछाती है। ये है काव्या की मां सुनैना भानुशाली। भानुशाली मल्टीनेशनल की चेयरमैन, उम्र 50 साल लेकिन लगती 40 की है। इनका डिवोर्स हो गया है इसलिए ये अपने डैड का सरनेम यूज करती हैं। काव्या अपने मां से अलग और अपने बॉडी की तरफ इशारा कर कहती है, कैसी लग रही हो आपको? उसकी बात सुन उसकी मां उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर बोलती है, मोटी लग रही है। अपनी मां की बात सुन काव्या का मुंह बन जाता है। उसके मुंह को देख उसकी मां हंसने लगती है। अपनी मां को हंसता देख काव्या को खुशी होती है। फिर वो अपनी मां से मुंह फेर लेती है और नाराज होने का नाटक करते हुए बोलती है, जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। उसकी नौटंकी देख काव्या के मां के चेहरे पर एक और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो भी नाटक करते हुए बोलती है, हम तो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लाए थे पर वो अब हमसे नाराज है तो क्या कर सकते हैं, लगता है ये गिफ्ट किसी और को देना पड़ेगा, काव्या की माँ बोलती है। अपनी माँ की गिफ्ट वाली बात सुन काव्या तुरंत पलट कर बोलती है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट कहा है? ये बोलते समय उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर खुशी जिसे देख उसकी माँ के होठों पर मुस्कान आ जाती है। माँ, क्या गिफ्ट है? वो उत्सुक होकर बोलती है। शांत शांत, इतनी भी क्या जल्दी है, रुको रुको, सब्र करो, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। उसकी माँ काव्या को शांत करते हुए बोलती है। माँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, प्लीज जल्दी बताइए ना, क्या गिफ्ट है? काव्या और एक सीटेड होते हुए पूछाती है। अपने बेटी की उत्सुकता को देखकर काव्या की माँ अपने कार से अपना पर्स निकालकर पर्स से एक पेंडेंट निकालकर काव्या को देती है। वो ओम का था। साथ में उसमें जो नक्काशी की गई थी वो बहुत बारीक थी। वो पेंटेड गोल्ड से बनी थी। काव्या उसे देख खुश हो जाती है। क्योंकि वो शिव भक्त थी और उसकी माँ ये जानती थी इसलिए उसने ओम आकृति का पेंटेन बनवाया था। ये पेंटेड मैंने तुम्हारे लिए खास बनवाए है। द रॉयल कंपनी से ऑर्डर देकर खास बनवाए है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, काव्या की माँ काव्या से कहती है। पर उसकी बात सुन काव्या निराश हो जाती है। मुझे माफ करना माँ, लेकिन आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी क्योंकि पहले ही मेरा जीवन साथी चुन लिया है जो अच्छा तो नहीं है। काव्या मन में कहती है। उसको सोच में डूबा देख उसकी माँ उसे होश में लाते हुए कहती है, क्या सोच रही है? अपनी माँ की बात सुन काव्या होश में आते हुए हड़बड़ा कर बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं सोच रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब चले, काव्या की माँ काव्या से कहती है। कहाँ जाना है? अपने माँ से काव्या पूछाती है। अपनी बेटी की बात सुन सुनैना अपना माथा पीट लेती है। अरे डिनर पर, सुनैना कहती है। अरे वो मुझे पता है, काव्या कहती है। तो पूछ क्यों रही है? काव्या की कहती है। अरे मेरा मतलब है डिनर करने कहाँ जाना है? काव्या कहती है। तो ऐसा बोल न, वो मैंने पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, वहीं जा रहे हैं, काव्या की माँ उसे बताती है। तो काव्या ठीक है बोलती है और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और सुनैना का ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और कार इंदौर की सड़कों पर चल पड़ती है।
तो कौन थे वो लोग जिन्होंने राठौड़ भवन को घेर रखा था? किसने ऐसा करने को कहा था? क्या होगा राठौड़ भवन के सभी लोगों का? क्या मीरा और विराज की शादी होगी? चैप्टर 40 काव्या का शादी अटेंड करना। काव्या अपनी माँ के साथ उसके कार में डिनर के लिए एक होटल में जा रही थी। काव्या अपनी माँ के साथ कार के पीछे बैठी थी और ड्राइवर कार चला रहा था। माँ, हम जा कहाँ रहे हैं? काव्या पूछाती है तो उसकी माँ उसे देख कहती है, बेटा हम राठौड़ भवन जा रहे हैं। राठौड़ भवन क्यों माँ? काव्या फिर से अपनी माँ से सवाल करती है। आज मेरी एक फ्रेंड के बेटे की शादी है, हम उसे ही अटेंड करने जा रहे हैं। उसने मुझे खास करके तेरे साथ आने के लिए कहा है। काव्या की माँ काव्या को बताती है। माँ, मैं तो रेडी ही नहीं हूँ, ऐसे कैसे जा सकती हूँ? काव्या अपनी माँ से कहती है क्योंकि काव्या ने अभी ऑफिस ड्रेस पहन रखा था, वो किसी फंक्शन के लिए रेडी नहीं थी। चिंता मत कर, मैंने उसे बोल दिया है, उसने तुम्हारे लिए ड्रेस रेडी रखी है। काव्या की माँ उसे बताती है। तो काव्या अपनी माँ की बात सुन ठीक है कहती है। लगभग 15 मिनट बाद उनकी कार एक अलिशन विला के पास आके रुकती है। दोनों कार से बाहर निकलती है। काव्या तो उस जगह को देखती रह जाती है क्योंकि पूरा घर लाइट और फूलों से सजाया गया था। दोनों खड़े थे तभी वहां एक महिला आती है। उसने रेड कॉलर की साड़ी पहनी थी, उसने गले में सोने की हार पहने हुई थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। उसे देख काव्या की माँ उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। काव्या की माँ उस महिला को ऊपर से नीचे देखकर बोलती है, रामिका तू तो बहुत पतली हो गई है, लगता है डाइट पर है। जी, ये विराज की मोम रामिका है। विराज की मोम और काव्या की माँ एक दूसरे के बचपन के दोस्त है। दोनों की फैमिली भी एक दूसरे के काफी करीब है। पागल, मैं पतली नहीं, तू मोटी हो गई है, रामिका सुनैना से कहती है, जिसे सुन काव्या हंसने लगती है और रामिका भी। और उन दोनों को देख सुनैना का मुंह बन जाता है और वो दोनों को घूर कर देखती है तो दोनों चुप हो जाते हैं। मुझे चिढ़ाना हो गया हो तो इससे मिल, ये है काव्या मेरी बेटी और काव्या ये है रामिका राठौड़ मेरी बेस्ट फ्रेंड। काव्या की माँ दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहती है। काव्या रामिका के पांव छूती है तो रामिका उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो। फिर उसे कंधों से उठा के उसके गाल पर हाथ फिरते हुए कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी बात सुन रामिका और काव्या दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा ठीक है, अब सारी बात यही करोगी क्या? हमें अंदर नहीं ले जाओगी? और इसे तैयार भी कर दे, सीधे ऑफिस से आई है, काव्या की माँ रामिका से कहती है। अच्छा ठीक है, चलो अंदर, मीरा के रूम में मैंने ड्रेस रख दिया है, तुम भी वही तैयार हो जाओ और मेरी बहू से भी मिल लो, विराज की माँ कहती है। तो काव्य की माँ हाँ बोल देती है। फिर विराज की माँ दोनों को लेकर अंदर चल देती है। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अभी 7:15 हो रहा था। अभय इस वक्त बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था, पर कोई भी उसके चेहरे को देख ये नहीं बता सकता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तभी उसके लैपटॉप पर एक मेल आता है। अभय मेल ओपन करता है तो उसमें एक वीडियो होता है। अभय उसे प्ले करके देखता है। उस वीडियो में कुछ लोग हाथों में गन लेकर एक बिल्डिंग को घेर रहे होते हैं। ये उन्हीं लोगों की वीडियो थी जो राठौड़ भवन को घेर रहे थे। उसे देख अभय का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता है। वीडियो खत्म होने के बाद अभय अपना लैपटॉप बंद करता है। फिर टेबल से फ़ोन उठा के किसी को कॉल करता है। उधर से कॉल पिक होती है तो अभय सीधा बोलता है, कुणाल मैं आ रहा हूँ, तैयारी करो। अभय की बात सुन कुणाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है, मैं सभी को बोल देता हूँ, जल्दी आ जाओ, कुणाल कहता है। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अभय इतना बोल फ़ोन रख देता है। फ़ोन कट करने के बाद अभय अपने मोबाइल में फिर किसी को कॉल करता है। कुछ रिंग के बाद सामने से कॉल पिक होती है। बोलिए युवराज, कैसे याद किया? अजय, मुझे अभी 10 मिनट के अंदर राठौड़ भवन के पास वाले रेस्टोरेंट के सामने आकर मिलो, अभय अपनी कड़क और गंभीर आवाज में अजय से कहता है। ठीक है छोटे युवराज, हम अभी पहुंचते हैं, अभय आदर के साथ कहता है। तो अभय हूँ में जवाब देकर कॉल काट देता है। फिर अपने कबर्ड से एक ब्लैक हुडी निकाल पहन लेता है और अपने टेबल पर रखा कार की उठा के एक ब्लैक मास्क अपने जेब से निकाल कर पहन लेता है।
फिर अपने घर से निकल जाता है बाहर। उसकी ब्लैक कॉलर की BMW खड़ी थी। अभय उसमें बैठता है और कार स्टार्ट कर राठौड़ भवन की ओर मोड़ देता है। उसकी कार हवा को चिरते हुए फुल स्पीड में जा रही थी। लगभग 5 मिनट बाद अभय की कार राठौड़ भवन के पास जो रेस्टोरेंट पे आकर रुकती है। उसके जस्ट 5 मिनट बाद 10 ब्लैक BMW आकर रुकती है। उसमें से 40 लोग बाहर निकाल कर आते हैं। तभी सबके बीच से एक 30 साल का आदमी आगे आके अभय को सिर झुकाकर ग्रिट करता है। उसे देख सभी अपना सिर झुकाकर अभय को ग्रिट करते हैं। अजय, तुम्हारे लिए एक काम है। अभय अजय से कहता है। अजय सिर झुकाकर कहता है, आप बस आदेश करिए युवराज, हम अपनी जान भी दे देंगे। अजय की बता से उसका अभय के प्रति उसका अपने दिल में जो सम्मान और आदर था वो साफ दिखाई दे रहा था। अजय वर्मा, मस्कुलर बॉडी, गोल चेहरा, काले आंखें, हाइट 6 फीट 6 इंच, उम्र 30। ये अभय का खास आदमी है। ये अभय के बॉडीगार्ड को लीड करता है। अभय का सबसे खास आदमी जो उसके सभी काम करता है। सुनो, अभी राठौड़ भवन में शादी का माहौल है, इसलिए किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अभय अजय से कहता है। आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, आप बस काम बोलिए। अभय पूरे जोश और उत्साह से कहता है। ठीक है तो सुनो, कुछ लोगों ने पूरे भवन को घेर रखा है। मुझे उन सभी की लाश चाहिए, बिना किसी को कानो कान खबर लगे। तुम लोग ये काम करो, मैं 10 बॉडीगार्ड के साथ भवन जाता हूँ, ये खत्म कर सभी मुझे अंदर मिलना। अभय अजय से कहता है तो अजय उसकी बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो अभय अपनी कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर निकल जाता है। उसके पीछे 2 कार में 10 बॉडीगार्ड भी निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद अजय बाकी गार्ड के साथ वहां से निकल जाते हैं, उनकी कार को वहीं छोड़ देते हैं। सभी गार्ड कुछ देर बाद वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें हाथ में गन लिए आदमी जो राठौड़ भवन को घेरे हुए थे दिखाई देते हैं। अजय सभी गार्ड को इशारा करता है। उसके इशारा करते ही सभी गार्ड उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। वो लोग उन पे ऐसे टूटते हैं जैसे पिराना अपने शिकार पर टूट पड़ता है। 5 मिनट में सभी की लाशें थी और चारों तरफ खून बिखरा था। अजय अभय को कॉल करता है। सामने से अभय कॉल पिक करता है। युवराज, काम हो गया है, आगे क्या करना है? अजय अभय से पूछता है। सभी लाश को ठिकाने लगा दो, फिर यहाँ आ जाना, अभय कहता है। तो अजय हाँ बोल के फोन कट कर देता है। सभी को ठिकाने लगा दो, अजय अपने गार्ड को कहता है। राठौड़ भवन में सभी कुछ सज चुका था। मंडप भी, गार्डन में सभी मेहमान भी आ चुके थे। इंदौर के बड़े बड़े परिवार आए हुए थे। राणा फैमिली, भानुशाली फैमिली, खुराना, मल्होत्रा जैसे बड़ी बड़ी फैमिली वहां मौजूद थे। पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे थे, तभी सबकी नज़र गार्डन में आते रामिका और उनके साथ आ रहे काव्या और उसकी मां पर पड़ती है, तो सभी काव्या को देखते रह जाते हैं। ब्लू साड़ी, माथे पर छोटी बिंदी, हल्का मेकअप, चेहरे पर बाल, खुले गले में डायमंड नेकलेस, हाई हिल, होठों पर रेड लिपस्टिक जो उसको और खूबसूरत बना रही थी। उसका परफेक्ट बॉडी शेप उसे देख लग रहा था जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से धरती पर आ गई हो। सभी उसे देखते रह गए थे। लेकिन कोई था जो उसे देख अभी जल भून रही थी, और कोई नहीं, उसकी सौतेली बहन टीना थी जो एक टेबल पर बैठी हुई थी अपनी माँ के साथ। उसकी माँ का भी वही हाल हो रहा था। आज सुनैना को देख काव्या चलकर अपने दादाजी और बड़े पापा के पास आई। सुनैना ने काव्या के दादाजी के पांव छुए तो जय सिंह ने भी उसे आशीर्वाद दिया। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची आज, काव्या के दादाजी काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। थैंक यू दादाजी, काव्या मुस्कुरा कर कहती है। तभी वहां सुधांशु आ जाते हैं और रामिका के कानों में कुछ कहते हैं, जिसे सुन रामिका के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सॉरी, मुझे जाना होगा, तुम एंजॉय करो, रामिका सुनैना से कहती है और सुधांशु के साथ निकल जाती है। पंडित जी तभी दूल्हे को बुलाने को कहते हैं, तो कुणाल और मानव विराज को लेकर आते हैं और मंडप पर बिठा देते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। वही अभय राठौड़ भवन के बाहर खड़ा था, तभी उसका फोन बजता है। वो पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है तो उसमें अजय का कॉल आ रहा था। वो कॉल पिक करता है। बोलो अजय, क्या हुआ, कॉल क्यों किया है? अभय अपनी गंभीर आवाज में पूछता है। युवराज, अजय ने इतना कहा था। तभी अभय उसके बात को कटते हुए बोला, पहले तो तुम मुझे युवराज कहना बंद करो। तो हम क्या कहे आपको युवराज? अजय अभय से पूछता है।
अभय कुछ देर सोचता है फिर बोलता है, तुम मुझे सर बोल सकते हो आज से। अभय के कहने पर अजय हाँ बोल देता है। तो अब बताओ क्यों कॉल किया है? अभय अजय से फिर पूछता है। सर हमें उनका लीडर मिल गया है जो सभी को ऑर्डर दे रहा था, अजय अभय को बताता है। उसकी बात सुनने के बाद अभय के भाव बदल जाते हैं। कहा है, अभय अपनी गंभीर और ठंडी आवाज में कहता है, जिसे सुन एक बार के लिए अजय के शरीर में भी कांपकपी आ गई। फिर खुद को संभालते हुए बोला, यही राठौड़ भवन से थोड़ी दूर पर एमएन होटल के टॉप फ्लोर पर था, सभी पर नजर रख रहा था। क्या करना है इसका? अजय अभय से पूछता है। उसे पकड़ कर रखो, मैं अभी आता हूँ, अभय बोलता है और कॉल कट कर देता है। वही राठौड़ भवन में शादी हो रही थी। विराज और मीरा दोनों मंडप में बैठे थे। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। सभी खुश थे और शादी का आनंद ले रहे थे। वही दूसरी तरफ अभय एमएन होटल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। उसके सामने एक आदमी घुटनों पर था। उसे 10 गार्ड ने घेर रखा थे। अभय एक चेयर पर बैठा था और अजय उसके बगल में खड़ा था। तो क्या होगा? उस आदमी का क्या करेगा अभय उसके साथ? किसने भेजा था उसे? क्या अभय शादी में पहुंचेगा? अभय क्या करने वाला है अपने दुश्मन के साथ जिसने उन लोगों को भेजा था? चैप्टर 41 अभय का गिफ्ट। अभय एमएन होटल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। उसके सामने एक आदमी घुटनों पर था। उसे 10 गार्ड ने घेर रखा था। अभय एक चेयर पर बैठा था और अजय उसके बगल में खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पे चोट के निशान थे और खून भी निकल रहा था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जिंदा रहने का, बता कौन है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था? अगर नहीं बताया तो मरेगा, अभय उस आदमी को धमकी देते हुए पूछता है। अभय की बात सुन वो आदमी के चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगा? उसकी बात सुन अभय हंसने लगता है। वो आदमी जो अब तक सीना तान के खड़ा था, उसके शरीर में अभय की वो हंसी सुन कंपक भी आ जाती है। डर से उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें नजर आने लगती है। फिर अचानक अभय हंसना बंद कर एक गहरी नजर उस आदमी पे डालता है, जिसे देख वो आदमी अपने ऊपर एक अलग ही दबाव महसूस करता है, जिससे उसका शरीर कांपने लगता है। तू 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 तुम मुंह मुंह मुझे ऐसे क्यों द देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? कभी नहीं, वो आदमी हकलाते हुए अपनी बात पूरी करता है। अच्छा तो तुम नहीं बताओगे, ठीक है, तो मुझे अपने तरीके से निकलवाना पड़ेगा, अभय गंभीर आवाज में कहता है। उसकी बात सुन वो आदमी और डर जाता है। क्या करने वाले हो? वो आदमी डर को छुपा के पूछता है। अभय उसकी आंखों में देखता है। उसे उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे देख अभय के चेहरे पर एक एविल स्मिल आ जाती। उसकी मुस्कान देख वो आदमी अब अंदर तक कांप उठा था। उसकी रूह उसे चिक चिक कर कह रही थी, बोल दे वरना आगे जो होगा उसे तू सहन नहीं कर पाएगा। तभी अभय अपना हाथ आगे बढ़ाकर अजय की ओर इशारा करता है। अजय उसका इशारा समझ जाता है। अजय अपने जेब से एक लाइटर निकालकर अभय की ओर बढ़ा देता है। अभय उसके हाथ से लाइटर ले जाता है। वही जो आदमी अभी घुटनों पर था वो अभय के हाथ में लाइटर देख और डर जाता है। उसे पता नहीं था कि अभय क्या करना चाहता है जो उसे और डरा रहा था। अभय अपने हाथ में लिए लाइटर को खेलते हुए कहत है, मैं तुम्हें लास्ट एंड फाइनल चांस दे रहा हूँ, बोल कौन है वो आदमी? अभय अपनी गंभीर कड़क आवाज में पूछता है। अभय की बात सुन घुटनों पर बैठा आदमी डर जाता है, पर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलता है, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही मारूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सब बात बता दी तो मेरा पूरा परिवार मरेगा। वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मेरा मरना ज्यादा अच्छा है। उसकी बात सुन अभय समझ जाता है कि वो आदमी अपने परिवार की वजह से चुप है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार को कुछ होने नहीं दूंगा, बस एक बार बता दे, अभय उस घुटनों पर बैठे आदमी से कहता है। अभय की बात सुन वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था जिस आदमी के परिवार को वो मरने आया था वही आदमी उसके परिवार को बचाने का वादा कर रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे परिवार को बचा लोगे? ये कहते वक्त घुटने पर बैठे आदमी की आंखों में अलग ही चमक और खुशी थी, साथ में उम्मीद भी कि वो बचा लेगा। पर मेरी एक शर्त है,
अभय तुरंत कहता है। उसकी बात सुन घुटने पर बैठे आदमी के चेहरे पर निराशा छा जाती है। क्यों उसे लगता है अभय भी उसे और लोगों की तरह इस्तेमाल करेगा। क्या शर्त? घुटने पर बैठा आदमी पूछता है। उसकी बात में निराशा थी जिसे अभय देख पा रहा था। तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से दूर चले जाओगे और फिर कभी नजर नहीं आओगे, समझे? अभय उस आदमी से कहता है। अभय की बात सुन वो आदमी हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय उसका इस्तेमाल करने की जगह उसे यहाँ से जाने के लिए कहेगा, पर अगले ही पल वो अभय की बात सुन वो और भी चौंक जाता है। तुम यहाँ से चले जाओगे, कभी नहीं आओगे और तुम्हें सेटल करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, अभय कहता, जिसे सुन घुटने पर बैठे आदमी की आंखें चमक जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी और एक संतुष्टि थी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है, आप चिंता मत कीजिए। पर इतना बोल वो आदमी रुक जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी दिखाई देने लगती है। उसे देख अभय तुरंत पूछता है, पर क्या? अभय की इस सवाल का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, मेरी फैमिली अभी उनके पास है और वो राठौड़ भवन में है जिसने हमें ये काम दिया था। अगर हमने ये नहीं किया तो वो मेरी फैमिली को मौत के घाट उतरवा देगा। उसकी बात सुन अभय के चेहरे भाव अचानक से शांत और गंभीर हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद अभय बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली को उन लोगों ने कहाँ रखा है? उसकी बात का वो आदमी तुरंत जवाब देते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, यहाँ से कुछ दूर पर एक खंड हवेली है, वहीं पर है। अभय उसका जवाब सुन अजय की ओर देखकर बोला, अजय तुम तुरंत इसे साथ वहाँ जाओ और इसकी फैमिली को वहाँ से निकाल कर इन सभी को सुबोध शर्मा के पास नागालैंड भेज दो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभय अजय से कहता है तो अजय हाँ में गर्दन हिला देता है। फिर वो घुटनों पर बैठे आदमी की ओर देखता है और बोलता है, तुम इन सभी को वहां लेकर जाओ, बाकी ये देख लेंगे और जैसे ही तुम्हारी फैमिली सेफ हो जाए तुम अजय को उस आदमी का नाम बता देना और बाकी वो देख लेगा। अभय घुटनों पर बैठे आदमी से कहता और फिर अजय से कहता है, अजय मैं शादी में जा रहा हूँ, जैसे ही वो नाम बताए तुरंत मुझे कॉल करना। अभय अजय से कहता है तो अजय हाँ में सिर हिला देता है। तो मैं चलता हूँ, मैंने जैसा कहा है काम हो जाना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं समझे? अभय सभी से कहता है। सभी हाँ में जवाब देते हैं तो अभय सुनकर वहाँ से निकाल जाता है। अभय नीचे आकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है और वहाँ से निकाल जाता है। उसके पीछे 2 कार में और 10 गार्ड भी निकल जाते हैं। अभय के कहे मुताबिक अजय उस आदमी के साथ वहाँ से निकल जाता है। राठौड़ भवन। शादी की रस्में हो रही थी, सभी उस माहौल का आनंद ले रहे थे। पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं, दोनों खड़े होते हैं। पंडित ही मंत्रों का जप कर रहे थे और विराज मीरा को सभी बता रहे थे। 7 फेरों के बाद पंडित जी ने वर को वधू के मांग में सिंदूर लगाने को कहा और फिर मंगल सूत्र पहनने को कहा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुआ, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा तभी गार्डन में 10 गार्ड के साथ अभय की एंट्री हुआ। अभय को वो बॉडीगार्ड घेर कर चल रहे थे। वही अभय ने इस वक्त ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी और चेहरे पर ब्लैक मास्क पहन रखा था, पूरी तरह से काले रंग से ढका हुआ था। सभी उसके आने से एक अलग ही दबाव महसूस कर रहे थे। उसके आसपास का ऑरा ही कुछ अलग ही था जिसे वहां खड़े लोग महसूस कर रहे थे। वो चलकर सीधा अपने मामा और मामी के पास गया और उनके पैर छुए। दोनों ने एक साथ आशीर्वाद दिया, विजय भवः। वो सुन अभय के होठों पर एक मुस्कान छा गई। मास्क लगे होने की वजह से उसे कोई नहीं देख पाया। बहुत लेट कर दिया अपने भाई की शादी में आने के लिए, सुधांशु ने अभय से कहा तो अभय बोला, अपने भाई और उसकी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खोज रहा था जिससे मुझे आने में लेट हो गया। अभय अपने मामा से कहता है। उसकी बात सुन सुधांशु जी पूछाते हैं, ऐसा क्या गिफ्ट है जिसे लाने में इतनी देर हो गई? उनकी बात सुन वहां खड़े कुणाल की तरफ इशारा करता है तो कुणाल कुछ पेपर लेकर मीरा को देता है। उसकी इस हरकत को देख सभी हैरान थे। भैया ये क्या है? विराज पूछता है। उसकी बात सुन अभय कहता है, ये एमएन होटल ग्रुप के पेपर है। आज से एमएन होटल ग्रुप तुम दोनों के नाम हो गए हैं और उसके अंदर आने वाली सभी कंपनी भी। मैं नहीं चाहता था कि शादी के बाद तुम्हारी वाइफ उस कंपनी में एक कर्मचारी बनकर काम करे, इसलिए मैंने वो कंपनी ही खरीद ली।
आज से मीरा एमएन ग्रुप की चेयरवुमेन की पोस्ट पर काम करेगी और पूरी कंपनी संभालेगी। अभय अपनी बात बोलता है। उसकी बात सुन सभी हैरान थे, सभी अचंभित हो जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि एमएन ग्रुप इंदौर की टॉप 10 कंपनी में से है। मीरा उन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ती है। पूरा पढ़ने के बाद वो हैरान हो जाती है। उसके पैरों तलों मानो जमीन ही खिसक जाती है, वो शून्य हो जाती है। उसे ऐसे देख विराज पेपर को खोलकर पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो भी हैरान हो जाता है। सभी उन दोनों को ऐसे देख सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ऐसा क्या लिखा है पेपर में। सभी के मन में यही चल रहा होता है। उन्हें देख सुधांशु जी पूछाते हैं, ऐसा क्या लिखा है पेपर में? उनकी बात का जवाब कुणाल देता है। पेपर में लिखा है कि ये पूरी कंपनी मीरा और विराज के नाम है और कोई दूसरा शेयर होल्डर नहीं है, और ये कंपनी न अभय के अंडर आएगी और न ही प्रताप ग्रुप के अंडर। दोनों इस कंपनी में कोई दखल नहीं दे सकेंगे। ये कंपनी पूरी तरह स्वतंत्र है। मीरा विराज दोनों जैसे चाहे इस कंपनी को चला सकते हैं। कुणाल की पूरी बात सुन सभी को बहुत बड़ा शौक लगा था। वहां पर सभी के हाव भाव देखने लायक थे। वहां आए कई फैमिली जो उस कंपनी के 1% शेयर पाने के लिए तरस रही थी, क्योंकि ये कंपनी बहुत ग्रो कर रही थी। उसकी मार्केट वैल्यू पूरे $10 बिलियन थी। उस कंपनी को खरीदकर इस आदमी ने ऐसे गिफ्ट कर दिया जैसे उसके लिए कुछ भी ना हो। ये देख सभी हैरान थे। काश ये मेरा हस्बैंड होता, टीना मन में कहती है। अब सभी के मन में अभय से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे थे। सब जानते थे कि प्रताप फैमिली बहुत अमीर है, पर इतनी अमीर होगी किसी ने नहीं सोचा था। सभी का ध्यान हटाने के लिए सुधांशु जी बोलते हैं, अरे तुम दोनों वहां खड़े क्यों हो, सभी का आशीर्वाद लो। सुधांशु जी बात सुन सभी का ध्यान उस ओर जाता है। फिर विराज और मीरा भी सभी का आशीर्वाद लेने चल पड़ते हैं। विराज और मीरा सबसे पहले विराज के माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो, दोनों आशीर्वाद देते हैं। फिर वो दोनों आगे सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उसी बीच अभय का फोन बजता है। अभय फोन पिक करता है, सामने वाला कुछ कहता है और अभय के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आखिर क्या कहा था सामने वाले ने और क्या करने वाला है अभय आगे? और कौन था जिसने राठौड़ भवन पर हमला करने को कहा था? क्या मीरा एमएन ग्रुप संभालने वाली है या मना कर देगी? आगे क्या होने वाला है? चैप्टर 42। अंश और अभय का झगड़ा। शादी संपन्न हो गई थी और विराज और मीरा सभी का आशीर्वाद ले रहे थे। तभी अभय का फोन बजता है। जब वो देखता है तो अजय का नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल पिक करता है और कान पे लगा देता है। सभी का ध्यान अभी अभय से हट गया था। बोलो अजय, क्या खबर है? अभय अपनी कोल्ड वॉइस में अजय से कहता है। सर, हमने उसकी फैमिली को रेस्क्यू कर यहाँ से उसके साथ भेज दिया है। उनके साथ हमारा एक आदमी भी है जो उन्हें सही सलामत यहाँ से नागालैंड ले जा रहा है। अजय अपनी पूरी बात अभय के सामने रख देता है। गुड, अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अब ये बताओ हमले के पीछे कौन था? अभय अजय से पूछता है। उसकी आवाज में उत्सुकता साफ नजर आ रही थी, जैसे कि वो उस आदमी का नाम जानने के लिए बेताब हो। तभी सामने से अजय कहता है, सर उसका नाम अंश सिंह रायजादा है। अजय की बात सुन अभय थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। आखिर उसने अंश का क्या बिगड़ा है, पर उसे कुछ याद नहीं आता है। ठीक है, तुम लोग वहां से निकलो, अभय अजय से कहता है। तो अजय हाँ बोलता है और अभय फोन कट कर देता है। अभय के कहने के तुरंत बाद अजय अपने सारे आदमियों से वहां से चलने को कहता है और सभी वहां से अपनी अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। वही अभय अजय की बात सुन अब भी ये सोच रहा था, अंश रायजादा से उसकी क्या दुश्मनी है, पर उसे याद ही नहीं था। तभी उसकी नज़र शादी में मौजूद अंश पर जाती है, जो वहां कुछ लोगों से बात कर रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अंश की तरफ बढ़ जाता है। अंश की पिठ इस समय अभय की तरफ थी, इसलिए वो अभय को नहीं देख पा रहा था। तभी अभय वहां पहुंचकर अंश के पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे अंश जमीन पर गिर जाता है। सभी ये देख चौंक गए थे। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वहां पर ज्यादातर लोग अंश को जानते थे और उसकी पौव से वाकिफ थे। वही सभी प्रताप फैमिली को भी जानते थे और उसकी पौव को भी। उनके मुताबिक अभय अंश के सामने कुछ भी नहीं था। किसी इतनी हिम्मत जिसने मुझे लात मारी, लगता है उसे जिंदगी प्यारी नहीं। अंश बोलता हुआ पलटकर सामने देखता है। अभय को देखो हैरान होता है, एक पल के लिए डर जाता है। तेरा बाप,
अभय गुस्से से कहता है लेकिन वो शांत था। तेरी इतनी हिम्मत जनता है, मेरा बाप कौन है? अंश गुस्से से कहता है। उसकी बात सुन अभय उसका मजाक उड़ाते हुए अभय कहता है, क्यों तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? ये बात सुन अंश का पारा पर गर्म हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, गलत पंगा ले लिया तूने, अब तू जिंदा नहीं बचने वाला, मरेगा तू, मेरे हाथों मरेगा। उसकी धमकी सुन अभय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी सभी को लगता है अब ये तो गया। तुझे मेरे घुटनों पर आके माफी मांगनी होगी, समझे? तब जाके मैं तुझे माफ करूंगा, वरना तुझे ऐसी मौत दूंगा तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी, समझे? अंश फिर से अभय से कहता है। पर अभय इस बार भी शांत रहता है और शांत और गंभीर आवाज में बोला, कौन हो तुम जो इतना भौंक रहे हो? अभय की बात सुन अंश सीना फुला कर बड़े ही शान और गर्व से कहता है, अंश सिंह रायजादा, विक्रम सिंह रायजादा का पोता। अंश की बात सुन वहां मौजूद सभी के कानों में एक सनसनी फैल जाती है, सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वही ये बात सुन कुणाल, मानव, अशोक और राठौड़ फैमिली को भी डर का एहसास होता है। वही अभय शांत था, सभी को लग रहा था आज तो वो गया, उसने गलत पंगा ले लिया। तभी अभय घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसे देख सभी को लगा कि अभय अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने वाला है। अंश भी उसे देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। आ गया न अपनी औकात पर, अंश अभय से कहता है। वही उसकी बात सुन बहुत से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि अंश उसे माफ करेगा या नहीं। वही अभय को इस तरह घुटनों पे बैठता देख कुणाल, मानव, अशोक और विराज, सुधांशु और रामिका भी हैरान हो रहे थे, क्योंकि आज तक अभय न किसी से डरा है और न किसी के सामने झुका था। वहाँ सभी यही सोच रहे थे कि अभय माफी मांगेंगे, लेकिन अभय ने जो अगले पल किया उसे देख सभी हैरान हो गए। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभय ने वही रखे टेबल से एक फोक उठा के अंश के हाथों में गाड़ दिया और अंश की चीख पूरे भवन में गूंज उठी। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। चाहे तू कोई भी हो, अगर मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के देखा भी तो जान से मार दूंगा। आज मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा प्लेन काम नहीं किया। अगर गलती से भी हो जाता न तो तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करता। अभय ने गुस्से से अंश को की आंखों में देखकर कहा। उसकी बात सुन और आंखों को देख अंश की हवा टाइट हो गई, उसका शरीर डर से कंपने लगा। फिर भी पूरी हिम्मत जुटा के बोला, तूने मुझे छुआ है अंश सिंह रायजादा को देखना, मेरे डैड तुम्हारे पूरे परिवार को वो मौत देंगे। उसने इतना ही कहा था। तभी अभय ने चिल्ला कर कहा, चुप, बिल्कुल चुप। उसकी आवाज सुन वहां के सभी लोग सहम गए। उसकी आवाज अंश भी बहुत ज्यादा डर गया था। फिर अभय ने आगे कहा, अपने बाप से कह देना मुझ पर जितने वार करना है कर लेना, पर अगर मेरे परिवार पे नजर डाला तो जिंदा गाड़ दूंगा। मेरे परिवार को छुआ भी तो तेरे पूरे खानदान को नर्क की यातना दूंगा, वो भी तेरे बाप को घुटने पे बिठा के उसके सामने वो खून के अंशु रोएगा, पर मैं माफ नहीं करूंगा, समझे? अभय ने ये गुस्से में चिल्ला कर कहा था, जिसे वहां मौजूद सभी ने सुना और सुन उनकी रूह तक कांप उठी। जिसे सुन सभी लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि ये आदमी जितना दिखता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस बार छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे भाई की शादी है, इसलिए अगली बार ऐसी गलती मत करना, समझे? अभय ने बोला और वहां से खड़े होकर अपने पेंट की जेब में अपने दोनों हाथ डाले और वहां से निकल गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी निकल गए। सभी बस अभय को देखते रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया अभय ने ऐसा क्यों किया। अभय के जाने के बाद अंश के पास राणा फैमिली के जय सिंह आए और अंश के हाथों से फोक निकलकर उसे उठाया। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, सभी वहां से निकालने लगे। सुधांशु जी, आपने ये अच्छा नहीं किया, अब पूरा परिवार इसकी सजा भुगतेगा, अंश ने जाते हुए सुधांशु से कहा। उसकी बात सुन सुधांशु जी मुस्कुरा दिए। उसकी मुस्कान देख अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं आज का दिन याद रखूंगा मिस्टर राठौड़, अंश ने सुधांशु को कहा। फिर जय सिंह राणा की तरफ देख कहा, चलिए मिस्टर राणा। उसकी बात सुन जय सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से निकल गए। वही अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे, जिसमें मित्तल फैमिली और राठौड़ फैमिली, कुणाल, मानव, अशोक और काव्या और उसकी मां सुनैना चलकर रामिका के पास आई और पूछा, वैसे वो था कौन जिसके सामने इंडिया के सबसे पावरफुल आदमी के बेटे की भी कोई बिसात नहीं है?
सुनैना की बात सुन रामिका मुस्कुरा कर बोली, वो है अभय प्रताप, प्रताप एंड एस ग्रुप का मालिक और मेरा भांजा। रामिका की बात से पता चल रहा था कि उसे अभय पर कितना गर्व है। वेरी इम्प्रेसिव, काव्या ने बीच में कहा। उसकी बात सुन सुनैना और रामिका उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। तुम्हारी शादी की बात चलाओ क्या? सुनैना ने काव्या की टांग खींचते हुए कहा। उसकी बात सुन काव्या ने चिढ़ते हुए कहा, मोम मेरी टांग खींचना बंद कीजिए। उसकी बात सुन सुनैना और रामिका दोनों मुस्कुरा दियों। चलो अंदर बाकी की रस्में पूरी करते हैं। रामिका ने सुनैना और काव्या की ओर देख उन दोनों से कहती है। तो उसकी बात का जवाब देते हुए सुनैना कहती है, अरे नहीं, मेरी कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए जाना होगा, फिर कभी आती हूँ कभी डिनर पर तेरी बहू के हाथ का खाना खाने। अच्छा तो काव्या बेटा तुम रुक जाओ, रामिका काव्या से कहती है। तो काव्या कहती है, आंटी मेरी भी कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा। ठीक है तो जब भी मौका मिले जरूर आना, रामिका सुनैना और काव्या से कहती है। उसकी बात का जवाब देते हुए काव्या और सुनैना कहती है, जरूर आएंगे, और अब चलते हैं तुम्हें भी बहुत काम है। उसकी बात सुन रामिका ठीक है कहती है और फिर दोनों को उनकी कार तक छोड़ देती है। दोनों कार में बैठ निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल एक विप रूम में 3 लोग बैठे थे। एक था अंश, उसके साथ जय सिंह थे और डॉक्टर उसके हाथ में पट्टी कर रहा था। जय सिंह जी, मुझे उस अभय की पूरी डिटेल्स चाहिए, उसे पता होना चाहिए उसने किसको हाथ लगाने की गलती की है, अंश जय सिंह से कहता है। उसकी आंखों में अभय के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था। जैसा आप कहे छोटे मास्टर, मैं अभी पता लगता हूँ, जय सिंह जी अंश से कहते हैं। उसकी बात सुन अंश हूँ कहता है और जय सिंह जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अंश डॉक्टर की तरफ देखता है और गुस्से से पूछता है, हो गया? उसकी गुस्से भरी आवाज सुन डॉक्टर डर जाता है। जी हो गया, डॉक्टर डरते हुए कहता है। उसकी बात सुन अंश तुरंत उठ जाता है और कमरे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर चैन की सांस लेता है। जब तक अंश था तो डॉक्टर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहा। उसके जाने के बाद वो एक गहरी और चैन की सांस लेता है। वही रूम से बाहर आकर अंश तुरंत किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल पिक कर सामने से एक आदमी बोला, बोलिए छोटे मास्टर, कैसे मुझे याद किया? होम मिनिस्टर तुम्हारे लिए एक काम है, अंश कहता है। अंश की बात सुन होम मिनिस्टर पूछता है, क्या काम है छोटे मास्टर? होम मिनिस्टर का सवाल सुन अंश कहता है, 1 घंटे के भीतर प्रताप फैमिली की सभी प्रॉपर्टी को इनलीगल घोषित कर जब्त कर लो। अंश की बात सुन होम मिनिस्टर को बहुत बड़ा शौक लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना होगा, इसलिए उसने ये कंफर्म करने के लिए पूछा, छोटे मास्टर क्या आप चाहते हैं कि हम प्रताप फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को इनलीगल घोषित करके जब्त कर ले? मिनिस्टर की बात सुन अंश को गुस्सा आ गया। उसने चिल्ला के कहा, हाँ मैंने प्रताप फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को इनलीगल घोषित कर जब्त करने को कहा है, बहरे हो गए हो क्या? उसका जवाब सुन मिनिस्टर ने गुस्से से कहा, अबे नशे में है क्या? तुम्हें पता है तू क्या बोल रहा है? दिमाग बेच दिया है क्या? होम मिनिस्टर की ऐसी बात सुन अंश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, जो होम मिनिस्टर टोन अचानक बदल गई। आखिर आगे क्या होगा? अब अंश क्या करने वाला है? क्या होम मिनिस्टर अंश की बात मानेगा? क्या होगा जब ये बात विक्रम रायजादा तक पहुंचेगी? चैप्टर 43 अभय की यादें। उसका जवाब सुन मिनिस्टर ने गुस्से से कहा, अबे नशे में है क्या? तुम्हें पता है तू क्या बोल रहा है? दिमाग बेच दिया है क्या? होम मिनिस्टर की ऐसी बात सुन अंश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, जो होम मिनिस्टर टोन अचानक बदल गई। तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, अंश ने उसकी बात को सुन दांत पिसता बोला। वही उसकी ऐसी बात सुन मिनिस्टर पर कोई असर नहीं हुआ। तुम चाहे कोई भी हो पर मेरी इतनी औकात नहीं कि प्रताप फैमिली से उलझा सकूं, मुझे माफ कर देना। इतना बोल मिनिस्टर ने बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर दिया। उसकी इस हरकत ने अंश को और गुस्सा दिला दिया। उसने गुस्से से फोन को जमीन पर पटक दिया और कहा, मैं तुम्हें देख लूंगा। अभय प्रताप तुम्हें घुटने टेक कर माफी न मंगवाया तो मेरा नाम ही अंश सिंह रायजादा नहीं। फिर वो हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आया। बाहर जय सिंह अपनी रोल्स रॉयल के सामने खड़े थे और अंश का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंश को देखा तो कार का डोर ओपन कर दिया।
वही अंश वहां आए और कार में बैठ गया। उसके बैठने के बाद जय सिंह भी बैठ गए और कर इंदौर की सड़कों पर दौड़ने लगी। राठौर भवन। विराज और मीरा दरवाजे पर ही खड़े थे। सामने रामिका जी खड़ी थी और उनकी आरती उतर रही थी और आरती उतार कर एक चावल का कलश वहां रख दिया। मीरा ने अपने सीधे पैर से उस कलश को छूकर गिरा दिया और गृह प्रवेश किया। फिर रामिका जी ने एक अल्टे की थाल रख दिया। मीरा ने उसमें पैर रखा और अंदर आ गई। रामिका उन दोनों को मंदिर ले गई और उनको आशीर्वाद लेने को कहा। उन दोनों ने वैसा ही किया। रामिका ने दोनों की सारी रस्में कराई और फिर उनको उनके कमरे में छोड़ दिया। अभय का घर रात 12 बजे। इधर अभय अपने घर आ गया था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। काम हो गया है, उसने मैसेज पढ़ा और फोन रख अपने घर के अंदर चला गया। अभय का घर छोटा सा था, एक हॉल, एक बेडरूम और किचन था। अभय अपने रूम में गया और फिर दरवाजा बंद कर अपने बेड पर बैठ लेट अपने ख्यालों में खो गया। एक बड़ा बगीचा जहां एक छोटा बच्चा भाग रहा था। उसने अपने हाथों में एक चॉकलेट बॉक्स पकड़ था। उसके पीछे 7 बच्चे और भाग रहे थे और सभी बड़े लोग ये नज़ारा देख खुश हो रहे थे। बच्चे भागते हुए, अभी भैया रुकिए, हमें भी चॉकलेट चाहिए। बच्चों ने कहा, चॉकलेट चाहिए तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, अभी ने कहा और भागता रहा। सभी बच्चे थक गए और वहीं बैठ गए। अभी रुक गया। उसने देखा सभी रुक गए हैं तो वो भी रुक गया। क्या हुआ, थक गए क्या, अभी ने कहा तो सभी उससे मुंह मोड़ लिया और बोले, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अभी ये सुन मुस्कुरा दिया और उनके पास जाके उनको बॉक्स देते हुए बोला, ये लो। उसकी बात सुन सभी ने उसे देखा और चॉकलेट बॉक्स देख खुश हो गए और अभी ने चॉकलेट बांट दिया। वो बच्चा चॉकलेट बांट कर वहीं पर एक बेंच पर बैठे आदमी के पास गया और उसके बेंच पर बैठ गया। वो आदमी अपने हाथ में एक मोटी किताब लेकर बैठे हुए पढ़ रहा था। तभी वो लड़का उसके पास जाके बैठ गया और उस आदमी से पूछा, पिताजी आप क्या पढ़ रहे हैं? उस बच्चे ने ये बहुत प्यार से पूछा। उसकी बात सुन उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, बेटा ये गीता है। उस आदमी ने प्यार से कहा, अपने पिता रुद्र की बात सुन अभय थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पिताजी इसमें क्या है जो आप पढ़ते, मुझे भी बताइए ना। अभय ने उत्सुकता से पूछा। उसकी उत्सुकता देखकर रुद्र ने उसे कहा, बेटा ये गीता है जिसका ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था जब अर्जुन अपने सामने अपनों को दुश्मन के रूप में देख हार कर अपना धनुष छोड़ दिया था और लड़ने के लिए मना कर दिया था। अभय अपने पिता की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। बेटा तुम्हें पता है इस गीता में पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा हुआ है। जिसने पूरे गीता का पाठ कर लिया, उसे समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, वो इंसान दुनिया का सबसे महान इंसान होगा। पिताजी तो मैं भी कल से गीता पाठ करूंगा, अभय ने मासूमियत से कहा। तो उसके पिता रुद्र प्रताप मुस्कुराकर उसके गल पर हाथ रख बोले, जरूर मेरे बच्चे, अब चल खाना खा ले। अभय के पिताजी ने कहा। दोनों वहां से चले गए। अभय सोचते हुए सो गया था और फिर ऐसे ही चैन से सो रहा था। अभय अपने सपनों में देखता है, एक पहाड़ी पर किसी को पेड़ से बंद कर रखा गया था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे कई बॉडीगार्ड। उस लड़के ने धीरे से आंखें खोली तो सामने वाली लड़की ने उसे देख कहा, उठ गए, बड़ी देर कर दी उठाने में। उसने अपनी आंख खोल कर देखा और कहा, महिका ये तुम क्या कर रही हो? जी हाँ, ये महिका और अभय थे। अभय आगे बोला, और मैं आया इस हालत में कैसे? वो मेरे प्यारे पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है जानने की, सब्र कीजिए अभी, उसने कहा। तभी उसे एक मैसेज आया। काम हो गया ये पढ़। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। तो अभय रुद्र प्रताप महिका ने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अभय ने हैरानी से पूछा। तो महिका हंसने लगी। उसकी हंसी से अभय को गुस्सा आने लगा। अभय ने चिल्ला कर कहा, बोलो। महिका चुप हो गई, फिर बोली, ये आज से 26 साल पहले की बात है। राजस्थान में राजावत परिवार का दबदबा था, उसके सामने सभी झुकते थे। वही था एक और परिवार प्रताप, उनके सबसे बड़े दुश्मन। दोनों परिवारों में 36 का आंका था। राजावत परिवार के मुखिया थे मोहन राजावत। पूरी राजस्थान उनसे कंपती थी। एक रात प्रताप फैमिली ने राजावत फैमिली को धोखे से उन्हीं के घर में घुसकर पूरी फैमिली को मार दिया और रातों रात राजावत फैमिली खत्म हो गई। उसकी बात सुन, उससे मेरा क्या, मुझे क्यों पकड़ रखा है? अभय की बात सुन महिका को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्ला के कहा, चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या, वो तुम्हारी ही फैमिली थी जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। महिका की बात सुन अभय दंग रह गया। वो हैरानी से महिका को देख रहा था।
महिका उसको देख बोली, चौंक गए न, मैं सिर्फ 2 साल की थी तब तुम्हारे दादा ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया और मैं बच्ची थी तो मुझे छोड़ दिया। तभी अभय पूछ पड़ा, तो सिंह फैमिली और तुम्हारे साथ जो हुआ वो क्या था? वो सब एक नाटक था, असल में वो सिंह फैमिली मेरे दादा के वफादार थे। और हाँ एक बात, और तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, वो सब भी एक नाटक था तुम्हारे करीब आने के लिए। उसकी बात सुन अभय को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी महिका ने कहा, हाँ और एक बात, तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई है, तो अब तुम क्या करोगे? जीकर ये देखा। इतना बोल महिका ने उसे अपने मोबाइल पर चल रही न्यूज़ दिखा दिया। न्यूज़ देखते ही अभय गुस्से से फट पड़ा। ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, तुम्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मंगोगी, समझे? उसकी बात सुन महिका के चेहरे पर एक सर्कस्टिक स्मिल आ गई, फिर बोली, तुम जिंदा बचोगे तब न। इतना बोल उसने गन निकाल कर अभय पर तन दी। अभय गन देख मुस्कुरा दिया। जिंदा मत छोड़ना, अगर गलती से बचा गया तो अपने पूरे परिवार की कसम ढूंढकर तुम्हें प्रताप महल में ही गड़ूंगा, समझी? तभी उसकी शरीर पर लगातार 6 गोली लगी। फिर महिका ने कहा, प्रताप खत्म, अब फिर से राजावत का राज होगा। इतना बोल वो हंसने लगी। उसकी हंसी सुन ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान हंस रहा हो। पहाड़ी से फेंक दो, उसने कहा और बॉडी गार्ड्स ने उसे फेंक दिया। ये सपना देख अचानक अभय चिल्ला के उठ गया। नहीं, जब वो उठा तो उसके शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो तेज तेज सांस ले रहा था। शांत हो जा अभय, अभी बहुत से पड़ाव पर करने, अभय ने खुद से कहा और कुछ देर में शांत हो गया। महिमा राजावत, तुमने जो किया उसकी माफी नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वो सजा दूंगा तुम सोच भी नहीं सकती हो, अभय ने कहा और अपने सामने लगे दीवार पर टंगे घड़ी को देखा। उसमें 4 बज रहा था सुबह का। फिर अभय उठ गया और अपने नित्य कार्य में लग गया। लंदन इंडिया से दूर एक व्यक्ति एक हॉस्पिटल के विप रूम में कोमा में था। उसका दिमाग कुछ सोच रहा था और उसकी जांच डॉक्टर कर रहे थे। एक बार के रूम में सोफे पर बैठ के एक अपने आदमियों को गालियां दिए जा रहा था और वो सभी सिर नीचे कर सुन रहे थे। तभी वहां का दरवाजा एक झटके से टूट गया और एक आदमी अंदर आया, जिसे देख उस कमरे के सभी की रूह तक कांप उठी। सोफे पर बैठे आदमी के साथ वहां खड़े आदमी भी उस आदमी से डर के कांप उठाते हैं। काली हुडी, चेहरे पर मास्क और खून के छींटे, हाथों में खंजर, उससे टपक रहा खून हाथ खून से लाल किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसको देख सोफे पर बैठा आदमी अपनी थूक निगल कर डर को छुपाते हुए, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, डरते हुए एक सांस में सारी बात कह दिया। जब वो चुप हुआ तो पूरे कमरे में एक हंसी गूंज गई। उस हंसी को सुन अब उन सबको और डर लाने लगा। वो मास्क वाला आदमी हंसते हुए बोला, क्यों शकीब अपने मौत को नहीं पहचान पाए? इतना डर अच्छी बात नहीं है। फिर वो वहां रखे एक चेयर पर बैठ गया। उसको देख शकीब का गला डर से सूख गया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, अगर मुझे कुछ किया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। आखिर तुम हो कौन जो मुझे मारने आए हो? पता है मैं कौन हूँ? शकीब, पूरी इंडिया कंपती है मेरे नाम से, समझे? इतना बोल वो चुप हो गया। कुछ देर वहां शांति रही। वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसको शांत देख शकीब का डर कम हो गया और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। फिर वो बोला, डर गए न? मेरा नाम सुन के मुझे पता था। उसने इतना ही कहा था तभी उसके पैरों पर एक गोली आके लगी। वो दर्द से तड़पने लगा। ये गोली मास्क वाले ने चलाई थी। फिर वो गन लेके उसके पास गया और बोला, क्या कहा था तुमने? तुम्हारे डर से इंडिया कंपती है। वही शकीब अभी भी दर्द में था। उसने अपने आदमियों से कहा, अरे देख क्या रहे हो, कमबख्त, तो खत्म कर दो इसे। उसने अभी इतना ही कहा था तभी उसको हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो मास्क वाला आदमी हंस रहा था। उसकी हंसी सुन शकीब की रूह तक कांप उठी। अब उसके चेहरा घबराहट से पसीना पसीना हो गया था। तभी उसके कानों में उसकी एक कोल्ड वॉइस पड़ी, क्या कहा? ये मारेंगे मुझे? ये तो मेरे आदमी है जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा था। एक राज की बात बोलूं, तुम इंडिया खुद नहीं आए हो, मैंने तुम्हें आने पर मजबूर किया है। उसकी बात सुन अब शकीब के पसीने पानी की तरह बह रहे थे, पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने डरते ही कंपती आवाज में पूछा, हो कौन तुम? उसकी बात सुन मास्क वाला आदमी बोलिए, क्या बात हुई यार, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, अब आ गया हूं तो तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? वेरी बैड।
उसकी बात सुन के अब सकीब की हालत और ख़राब हो गई। उसने अपने कांपते जुबान से हकलाते ही डर से कहा, का काल। उसकी आवाज़ सुन वो मास्क वाला आदमी खुश हो गया और बोला, क्या बात है, पहचान लिया, इम्प्रेसिव। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, पर अफसोस आज तुम्हारा आखिरी दिन है, गुड बाय। पर तुम मुझे नहीं मर सकते, अगर मेरे बॉस को पता चला तो। सकीब ने इतना ही कहा था कि मास्क वाले ने धड़ाधड़ गोली चला दी। नहीं, ये कहते हुए वो आदमी कोमा से उठ गया। उसे ऐसे अचानक उठते देख सभी डॉक्टर चौंक गए। उस आदमी ने अपने आसपास देखा, फिर खुद को देखा और छूने लगा। उसे थोड़ा अजीब लगा। मैं कहाँ हूँ? वो आदमी जो कोमा से उठा था पूछता है। आखिर कौन था वो आदमी? अभय क्या करने वाला था? अभय को किसका मैसेज था? अभय का कौन सा काम था जो उसे मैसेज करने वाले ने कर दिया था? चैप्टर 44, शकीब जिंदा है। नहीं, ये कहते हुए वो आदमी कोमा से उठ गया। उसे ऐसे अचानक उठते देख सभी डॉक्टर चौंक गए। उस आदमी ने अपने आसपास देखा, फिर खुद को देखा और छूने लगा। उसे थोड़ा अजीब लगा। मैं कहाँ हूँ? वो आदमी जो कोमा से उठा था पूछता है। तभी एक डॉक्टर बोलता है, तुम अभी हॉस्पिटल में हो। उसकी बात सुन कोमा से उठे आदमी ने अपने आसपास देखा। उसके चारों तरफ बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट थे। कौन से हॉस्पिटल? कोमा से उठे आदमी ने पूछा तो एक डॉक्टर ने कहा, ये एके हॉस्पिटल। डॉक्टर की बात सुन वो आदमी चौंक गया। क्या मैं अभी लंदन में हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? उसने चौंकते हुए पूछा। मैंने, एक आवाज़ आई। सभी ने आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ से एक आदमी अंदर आया। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, आंखों में ब्लैक गॉगल, पैरों ब्लैक शूज़, हाथों में एक्सपेंसिव खड़ी थी। उसकी अमीरी उसके लुक में झलक रही थी। उसने जो भी पहने थे सभी बहुत महंगे थे। उसको देख वहाँ सभी डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया। उस आदमी ने अपने हाथों से सभी डॉक्टर को जाने का इशारा किया तो सभी डॉक्टर वहाँ से चले गए। वहाँ सिर्फ कोमा से उठा आदमी था और अभी जो आया वो। तुम कौन हो? कोमा से उठा आदमी पूछता है। उसका सवाल सुन वो आदमी अपना गॉगल निकल कर पास रखे सोफे पर बैठ जाता और अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर सोफे पर पेट टिका कर बोला, मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है शकीब, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है। ब्लैक सूट वाले ने कोमा में से बाहर आए आदमी से कहा। जी हाँ, कोमा से बाहर आया आदमी शकीब था। उसकी बात सुन शकीब बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुमने मुझे क्यों बचाया? शकीब की बात सुन सोफे पर बैठा आदमी मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारे बारे में सब, ये भी कि तुम क्या करते हो, किसके लिए काम करते हो और किसने तुम्हें लगभग मार दिया था। उसकी बात सुन शकीब चौंक गया। तुम्हें कैसे पता है मेरे बारे में सब? क्या चाहिए मुझसे? शकीब ने चौंक कर सोफे पर बैठे आदमी से पूछा। अब आए न पॉइंट पर, मुझे तुमसे क्या चाहिए? सोफे वाले आदमी ने कहता है और अचानक रुक जाता है और एक गहरी सांस लेकर फिर बोलता है, काल। ये नाम सुनते ही शकीब के शरीर में एक एक कपकपी छुट जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी जमती हुए महसूस होती है। क्या कहा तुमने? तुम्हें काल चाहिए? शकीब कहता है। उसकी बात सुन वो आदमी बोलता है, हाँ मुझे काल चाहिए, किसी भी हाल में। ये बोलते समय उसके भाव बदल गए थे। उसके चेहरे पे गुस्सा, नफरत था। पर तुम्हें काल क्यों चाहिए? शकीब पूछता है। शकीब की बात सुन वो आदमी बोलता है, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसको तड़पना चाहता हूँ और फिर एक दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। उसने ये बात नफरत से अपने दांत पिसते हुए कहता है। हाँ, 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 हाँ। उसकी बात खत्म होते ही पूरे रूम में हंसी गूंज जाती है, क्योंकि शकीब उसकी बात सुन हंसने लगा था। उसको हंसता देख उस आदमी को गुस्सा आ गया। तुम काल को मारोगे? शकीब ये बात उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है। उसकी बात सुन सोफे पर बैठा आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे नहीं मार सकता? सोफे पर बैठे आदमी ने गुस्से से कहता है। उसकी बात सुन शकीब अचानक अपनी हंसी रोक उसके और देख के कहता है, कभी भी नहीं मार सकते क्योंकि तुमने उसे कभी देखा नहीं है। मैंने देखा है, वो देख किसी का भी दिल दहल जाएगा। मौत है वो, बिल्कुल अपने नाम की तरह काल का रूप है। जहां वो जाता है लाशों के ढेर लग जाते हैं। जब वो मरना शुरू करता है तो ये नहीं देखता सामने कौन है, कितने लोग हैं। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, सामने जो है उसको मरना है। अगर एक बार उसकी आंखों में देख लोगों तो मौत दिख जाएगी। और तुम कहते हो उसे मारोगे? सुख मनाओ, उसे पता नहीं है, वरना यही घुसकर मरेगा।
अपनी खैर मनाओ और उसको मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, इसी में भलाई है। शकीब कहता है उसकी बात सुन उस आदमी का चेहरा गुस्सा से लाल पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ जिंदा इसलिए नहीं रखा कि तुम मेरे सामने मेरे दुश्मन की तारीफ करो, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि तुम अकेले हो जो काल के हाथों बचा है, इसलिए मुझे बताओ वो कैसा दिखता है। उसके चिल्लाने से शकीब डर गया था। फिर उसकी बात खत्म होने के बाद शकीब बोलता है, मैंने उसे नहीं देखा है। उसकी बात सुन वो आदमी चौंक जाता है, फिर गुस्से से चिल्ला के कहता है, वो तुम्हें मरने आया, मारकर चला गया, तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा? हाँ, क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था। शकीब बोला, उसकी बात सुन वो आदमी खड़ा हो गया, इसका मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। उस आदमी ने शकीब कहा और वहां से जाने लगा। तभी उसे पीछे से शकीब ने कहा, इंदौर में तुम्हें वो मिल जाएगा। शकीब बात सुन वो आदमी पीछे पलट के शकीब से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो इंदौर में मिल जाएगा? क्योंकि मुझे याद है मैंने बेहोश होने से पहले उसके मुंह से इंदौर सुना था, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ इंदौर में मिल जाएगा। शकीब ने उस आदमी से कहता है। शकीब की बात सुन उस आदमी के आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो कुछ तो काम आए तुम, उस आदमी ने कहा और वहां से निकलकर चला गया। अगर तुम्हें खुद मौत की तलाश है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? उस आदमी के जाने के बाद शकीब दरवाजे की ओर देखता हुआ कहता है। दिल्ली, सुबह 8 बजे। एक सुंदर और छोटा सा घर था। वो एक बहुत ही सुंदर घर था। उसके आसपास का आभा ही अलग था। एक तरफ पहाड़ और उससे गिरता पानी एक अलग ही संगीत की अनुभूति करा रहे थे। वहां पंछी की चहचहाट जो उस संगीत को और मधुर बना रहे थे, वही एक तरफ बहता नदी, उसकी ध्वनि और जंगल के पेड़ पौधे, बहुत ही मनोरम दृश्य था। वही घर के सामने एक बड़ा सा गोल और समतल पत्थर था। उसी के ऊपर एक लगभग 70 साल का आदमी अपने पैरों को मोड़ ध्यान में मगन था। वो ओम जाप कर रहा था। उसके आसपास की आभा बहुत शक्तिशाली और प्योर एनर्जी थी। प्रणाम गुरुदेव। उस आदमी के कानों में वो आवाज गई। उस व्यक्ति अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सामने एक 50 साल का आदमी अपने घुटनों पर बैठा था। उस व्यक्ति को देख पत्थर पर बैठा आदमी बोला, बेटा समर, तुम यहाँ कोई खास काम है? गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ पूछना है। समर ने अपने गुरु से कहा। उसकी बात सुन उसके गुरु ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? विक्रम के गुरु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जी ये है समर रायजादा, शक्ति संगठन के फर्स्ट यंग मास्टर, और ये मार्शल आर्ट में लेवल 6 के 5 स्टेज में थे और सभी संगठन के यंग मास्टर में वो सबसे से शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा अमीर है। गुरुदेव, दरअसल बात यह है कि मुझे किसी को अपनी ताकत दिखाना है, तो बताइए कि मैं क्या करूं कि उसे डरा सकूं? समर अपने गुरु से कहा। अपने शिष्य की बात सुन उसके गुरु ने कहा, उसे बर्बाद कर दो। धन्यवाद गुरुदेव, समर ने सिर झुकाकर कहा। उसके बाद उसके गुरुदेव ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? गुरुदेव, दरअसल हुआ ये है कि फिर समर ने अपने गुरु को बताना शुरू किया। सुबह 6 बजे दिल्ली रायजादा महल। समर रायजादा अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उनके फ़ोन बजा। समर एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और शक्ति संगठन के यंग मास्टर थे, इसलिए आवाज़ सुन उठ गए। उन्होंने कॉलर आइड को देखा, अंश का कॉल था। उन्होंने कॉल पिक किया और कहा, हेलो अंश, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अंश के डैड ने चिंता करते हुए कहा। अपने डैड की बात सुन अंश ने कहा, ठीक नहीं हूँ डैड। अपने बेटे की बात सुन उसके थोड़ा और चिंता हो रहा था। क्या हुआ बेटा? समर ने अंश से पूछा। अपने डैड की बात सुन अंश कहता है, डैड हुआ ये था कि, इतना बोल अंश ने जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ अपने डैड को बात दिया। अपने बेटे की बात सुन समर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बिछ ली। तुम घर जा, बाकी मैं सब देख लूंगा। समर अंश कहता है। अपने डैड की बात सुन अंश थोड़ा हैरान था। उसे लगा था इतना सब सुनने के बाद उसके डैड गुस्से से फट पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंश ने हाँ कहा और कॉल कट हो गया। अभय प्रताप, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने गलत पंगा लिया है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, समर ने कहा। वर्तमान समर ने सारी बात अपने गुरु को बता दिया। उसकी बात सुन उसके गुरु ने कहा, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। उसके गुरुदेव ने कहा। अपने गुरु की बात सुन समर ने हाँ कहा। अब मैं चलता हूँ गुरुदेव, बहुत, समर ने कहा। समर की बात सुन उसके गुरु ने हाँ में सिर हिला दिया और समर वहां से उठकर चला गया।
इंदौर सुबह 11 बजे राणा टेक्सटाइल्स। काव्या अपने केबिन में बैठे काम कर रही थी। उसने आज एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी और काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, काव्या ने कहा तो रितु अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग मैम, रितु ने बहुत ही प्यार से कहा। गुड मॉर्निंग, बोलो क्या काम है? बिना उसकी ओर देखे काव्या ने कहा, मैम वो आपसे मिलने मिस्टर अभय आए हैं, रितु कहती है। उसकी बात सुन काव्या ने सारी फाइल जिसपे वो काम कर रही थी उसको साइड में रख दिया। भेज दो, काव्या रितु से कहती है तो रितु हाँ में सिर हिलाकर चल देती है। काव्या के केबिन से बाहर एक ब्रेंचा पर एक आदमी बैठा था। उसको देख रितु ने मुस्कुरा के कहा, मिस्टर अभय आप अंदर जा सकते हैं। थैंक्स, अभय बोला और वहां से काव्या के केबिन की ओर चल दिया। उसके केबिन के बाहर एक केबिन का डोर नॉक किया। केबिन से एक आवाज उसके कानों में गई, कम इन। ये आवाज सुन अभय तुरंत कमरे में चल देता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है काव्या अभी काम कर रही थी। जैसे ही काव्या को किसी के पैरों की आहट सुन काव्या सामने देखती है तो उसे अभय दिखाई देता है। हेलो मिस्टर अभय, प्लीज सीट। काव्या अभय को टेबल के पास रखे चेयर पर इशारा करती है। थैंक्स मिस राणा, अभय चेयर पर बैठ के कहता है। तो बोलिए मिस्टर अभय, क्या काम था? काव्या प्यार से पूछाती है। उसकी बात सुन अभय मुस्कुरा के कहता है, मिस काव्या आप भूल गए हैं, अपने हमसे मटेरियल की मांग की थी, मैं उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ और माल भी लाया हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट देख पढ़ के साइन कर दीजिए, अभय ने कहा और एक फाइल काव्या की तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने उसके हाथ से फाइल ली और पढ़ने लग गई। उसके भाव पल पल बदल रहे थे। अभय उसे नोटिस कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान के पीछे बहुत अलग थी, जैसे कोई शैतानी छुपी हो। काव्या पूरी फाइल पढ़ के फाइल टेबल पर रख देती है। मिस्टर अभय, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अपने बनवाई है? काव्या अभय से पूछती है। जी हाँ, अभय कहता है। उसकी बात सुन काव्या सोचती है। उसको सोचता देख अभय के चेहरे पर एविल स्मेल आ जाता है। आखिर क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे पढ़ के काव्या का हाल बाध रहा था? आखिर ये काल कौन है? क्यों सभी उसे खोज रहे थे? क्या वो पता लगा पाएगा शकीब कैसे बच गया? चैप्टर 45, अनजान आदमी। तो बोलिए मिस्टर अभय, क्या काम था? काव्या प्यार से पूछाती है। उसकी बात सुन अभय मुस्कुरा के कहता है, मिस काव्या आप भूल गए हैं, अपने हमसे मटेरियल की मांग की थी, मैं उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ और माल भी लाया हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट देख पढ़ के साइन कर दीजिए, अभय ने कहा और एक फाइल काव्या की तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने उसके हाथ से फाइल ली और पढ़ने लग गई। उसके भाव पल पल बदल रहे थे। अभय उसे नोटिस कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान के पीछे बहुत अलग थी, जैसे कोई शैतानी छुपी हो। काव्या पूरी फाइल पढ़ के फाइल टेबल पर रख देती है। मिस्टर अभय, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अपने बनवाई है? काव्या अभय से पूछती है। जी हाँ, अभय कहता है। उसकी बात सुन काव्या सोचती है। उसको सोचता देख अभय के चेहरे पर एविल स्मेल आ जाता है। तो आप चाहते हैं हमारी कंपनी आपके सप्लायर से 10% ज़्यादा रेट में माल खरीदे और उन्हें अगले 10 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दे, यही चाहते हैं आप, है न मिस्टर अभय? काव्या पूछाती है। जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तो बताइए क्या करना चाहती है आप मिस राणा? अभय काव्या से शांति से कहता है। उसकी बात सुन काव्या कहती है, देखिए मिस्टर अभय, ये पॉसिबल नहीं है। आप तो जानते हैं हमारे करोड़ों का माल जल गया है, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए ये इस वक्त पॉसिबल नहीं। आप चाहे तो हम इस साल 10% एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, अगले साल दे देंगे, चलेगा? काव्या अभय से कहती है। उसकी बात सुन अभय मुस्कुरा देता है और मुस्कुरा के बोलता है, मिस काव्या, आप खुद को क्या समझती है कि आप बिजनेस के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है? मुझे सब पता है आप क्या सोच रही। आपको लगा मैं बेवकूफ़ हूँ? आप प्राइस कम करवा के इस साल ले लेना चाहते हैं, फिर अगले साल से न्यू सप्लायर खोज लेंगी, है ना? उसकी बात सुन काव्या चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अभय उसके मन की बात जान सकता है, क्योंकि काव्या ने बिल्कुल वैसा ही सोचा था जैसे अभय ने बताया था। देखिए मिस राणा, अगर आपको ये मटेरियल नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको मटेरियल चाहिए तो दोनों शर्तों में से एक को तो मानना होगा, आगे आपकी मर्जी, अभय काव्या से सीधे बोल देता है। उसकी बात सुन काव्या कुछ देर सोचती है, फिर वो फैसला करती है कि वो 10 साल वाली शर्त को मानेगी। देखिए मिस्टर अभय, मैंने सोच लिया है कि मुझे आपकी 10 साल वाली शर्त मंजूर है, काव्या अभय से कहती है।
ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, शाम तक आपका माल आ जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, कोई चलकी नहीं समझे। अभय काव्या को वार्निंग देता है। उसकी बात सुन काव्या गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। अगर मुझे जरूरत नहीं होती तो तुमसे बात तक नहीं करती, काव्या मन में बोलती है। फिर काव्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और अभय पूरे पेपर को एक बार गौर से देखकर बोलता है, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। इनता बोल वो चला जाता है। काव्या उसे देखती रह जाती है। इंदौर एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट प्लेन लैंड करती है। उसमें से दो लोग जिन्होंने ऊपर से नीचे पूरे ब्रांडेड चीज़ों में लदे थे प्लेन से बाहर आते हैं। दोनों ने ब्लैक आउटफिट पहन रखा था। तभी वहाँ एक गाड़ियों का काफिला वहाँ आए, लगभग 20 गाड़ियाँ थी। तभी सभी BMW के अलग अलग सीरीज की कार थी। तभी सभी गड्ढियों से ब्लैक सूट पैंट पहने बॉडीगार्ड उतरते हैं और प्लेन तक एक कतार बनाते हैं। वही एक बॉडीगार्ड एक कार का दरवाज़ा खोल देता है। उस कार से एक लगभग 60 की उम्र का आदमी बाहर आता है। वो चलकर सीधा प्लेन से उतरे दोनों व्यक्ति के पास जाता है। अपना सिर झुका के कहता है, छोटे मालिक का इंदौर में स्वागत है। उसके सिर झुकाते ही सभी बॉडीगार्ड भी अपना सिर झुका लेते हैं। उठ जाइए, सभी अपने सिर ऊपर कर सकते हैं। उसके कहते ही सभी अपना सिर ऊपर कर देते हैं। तो छोटे मालिक का यहाँ कैसे आना हुआ? वो 60 साल का आदमी पूछता है। उसकी बात सुन वो आदमी कहता है, चलिए घर जाके बात करते हैं। उस आदमी की बात सुन वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है। फिर सभी अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। सभी के बैठने के बाद पूरा काफिला वहां से निकल जाते हैं। उनका काफिला इंदौर में दौड़ रहा था। प्रताप ग्रुप इंदौर ब्रांच ऑफिस। कुणाल अपने कमरे में बैठ के अपना काम कर रहा था। तभी उसके सामने रखे हेडलाइन बजने लगा। कुणाल से कॉल पिक किया। हेलो, कुणाल बोला तो सामने से आवाज आए, हेलो सर, दरअसल बात यह है कि मिस प्रियंका और विश्वजीत आपसे मीटिंग के लिए इंतजार करे रहे हैं। सामने वाले की बात सुन कुणाल बोलता है, उन दोनों को बोलो अंदर आ सकते हैं। कुणाल की बात सुन सामने वाले ने हाँ कहा तो कुणाल ने लैंडलाइन रख दिया और अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद कुणाल के केबिन का डोर नॉक हुआ तो कुणाल ने कहा, कम इन। उसकी बात सुन प्रियंका और विश्वजीत अंदर आ गए। उन दोनों ने देख कुणाल अभी भी काम कर रहा था। किसी की आहट सुन कुणाल ने अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे प्रियंका और विश्वजीत नजर आते हैं। प्लीज सीट। कुणाल उन दोनों को अपने सामने रखे चेयर पर बैठने को बोलता है। उसका इशारा पाकर दोनों बैठ जाते हैं। आखिर क्या काम था प्रियंका और विश्वजीत कुणाल से? आखिर एयरपोर्ट वाला आदमी कौन था? थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।